अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह हूँ और आप देख रहे हैं सच सवेरा। नाज़रीन, आज बुध की सुबह है और यकीनन आप सबकी सुबह अच्छी गुजर रही होगी। वैसे अगर हम देखें मशरक़ वस्ता की सूरत हाल पर, ईरान और अमेरिका की सूरत हाल पर, तो यकीनन जो ख़बरें आ रही हैं वो कहीं ना कहीं, क्योंकि मेरे सामने जो वीडियोज़ आ रही हैं, जो विजुअल्स आ रहे हैं, ख़ासकर वहाँ से यानी इसराइल के अंदर से जो विजुअल आ रही हैं, वो यकीनन वो सिसकियाँ हैं, वो चीखें हैं, वो दर्द है, वो तकलीफ़ है जो कभी मैं सोचता हूँ कि इन इसराइलियों ने कभी गाज़ा के मासूम लोगों का भी ये दर्द महसूस करते, कभी उनके ज़ख्मों पर भी ये मरहम रखते, कभी उनका दर्द भी ये बांटते, तो आज ये बारूद का, ये आलमी साम्राज्य का जो खेल है, जिस तरीके से बारूद फेंका गया, बारूद का कारोबार किया गया, जिससे लाखों लोग जो है उनकी ज़िंदगियाँ इस बारूद ने निगल ली। मासूम बच्चे, माओं के शहज़ादे, उनके दुलारे, इसी तरह जो है बच्चों के जो सहारे थे यानी बाप, उनको जिस तरीके से छीना गया। लेकिन बहरहाल ये जो विजुअल आते हैं, जो वीडियोज़ इसराइल की तबाही के आ रहे हैं, ये यकीनन इंसान को कभी गरूर नहीं करना चाहिए। जितने भी आप ताकतवर हैं, यकीनन आपके तोड़ के लिए, अगर आप देखें मूसा के पास क्या था? कुछ नहीं था, लेकिन एक हिम्मत थी, हौसला था, जुर्रत थी, बहादुरी थी, शुजाअत थी, और कहीं ना कहीं रबी जो शक्ति थी, ताकत थी, वो थी। और फिर फ़िरौन का हशर भी आपने देख लिया। तो बहुत सारे फ़िरौन आए और इसी तरह मलिया मेट हो गए। लेकिन अगर आज कोई याद है जिसका जिक्र होता है, तो कहीं ना कहीं मूसा का जिक्र होता है, कहीं ना कहीं हुसैन का होता है, जो आज भी सबके दिलों में जिंदा है। बहरहाल शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ते हैं और पाकिस्तान के कौमी परिंदे चकोर है, उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। चकोर ज़मीन पर रहने वाला एक दिलकश और ख़ूबसूरत परिंदा है जो आपको लगता तो है बड़ा काफ़ी उसके मशाबत तितर से जो है मिलती जुलती है। चकोर का वज़न लगभग 800 ग्राम होता है और ये दिलकश परिंदा यूरेशिया की पहाड़ियों जो पहाड़ी इलाके हैं और मशरक़ वस्ता, जनूबी एशिया और वस्ती एशिया के खुश्क और चट्टानी इलाकों में बकसरत पाया जाता है। चकोर ज़्यादातर खुली और खुश्क जगहों पर जो है रहने को तरजीह देता है। चकोर की खुराक में ज़्यादातर बीज, अनाज और मुख्तलिफ छोटे पौधे शामिल हैं। अलबत्ता अफजाइश के मौसम में यह परिंदा कीड़े भी खा लेता है कि वो प्रोटीन की ज़रूरत पूरी हो सके। सकाफती एतबार से इस परिंदे को ख़ास अहमियत हासिल है और इसे पाकिस्तान का कौमी परिंदा होने का भी एजाज़ हासिल है। ये परिंदा चांद के इश्क में इतना मुब्तला है कि हाय तेरे लिए चांद तोड़ के ले आऊं, कि चांद के उरूज के दिनों में उड़कर चांद के पास जाने के लिए बेचैन रहता है, बेकरार रहता है। मोहब्बत है ऐसी चीज़ कि कहीं ना कहीं एक तकलीफ़, एक दर्द में आपने आशिक को पाने के लिए आप उसमें इश्क में, यानी इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए कि आग का दरिया है और डूब के जाना है। तो ये चांद के इश्क में मुब्तला है और ये उन दिनों में चकोर पालने वाले ख़ास तौर पर अगर हम देखिए उनकी निगरानी भी करते हैं कि कहीं पिंजरे से निकलकर चांद की तरफ उड़ान ना भर दे। चकोर के बारे में ये बात अक्सर सुनने में मिलती है कि चांद की 14वीं रात हो, यानी चांदनी की 14वीं रात हो और चकोर चांद के आगोश में जाने के लिए इतना उड़ता है, इतना बेकरार, इतना बेचैन कि ज़िंदगी की बाजी भी हार जाता है। चकोर को लोग घरों में भी बड़े शौक से पालते हैं और इसकी चक 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 चकोर की मीठी रागनियों से महजूज होते हैं। चकोर पालने वालों का एक नज़रिया ये भी है कि इसको पालने से घर में आसेब और जादू टोनों के जो असरात होते हैं उससे आप महफूज होते हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और आपको लेके जाते हैं सच सवेरा के डेली डोज की तरफ। एक ऐसा वाक़या जो मोटरवे पर पेश आया, मोटरवे सर्विस एरिया में हैरानकुन वाक़या आया। अक्सर आपने देखा, बेशतर आपने मोटरवे पर सफ़र के दौरान शहरियों की जानिब से किसी सर्विस एरिया में अपनी कीमती अशिया भूल जाने का सुना होगा। लेकिन एक शहरी जो है वो मोटरवे पर सफ़र के दौरान अपनी अहलिया को भूल कर चलता बना। भाई साहब, कहा भैया जाओ,
तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक गुजरावाला का रिहायशी एक शख्स अपनी अहलिया के हमरा कराची का सफर कर रहा था। ये फैमिली नमाज के लिए जड़ावाला सर्विस एरिया में रुक जाती है, जहां शोहर ने अपनी नमाज पहले खत्म कर ली, जिसके बाद वो कार में बैठा और चलता गया। मोटरवे पुलिस के तर्जुमान ने बताया कि 20 किलोमीटर दूर जाकर उस शख्स को ख्याल आया, हाय कुड़िए मुसीबत पै गई, मुसीबत पै गई, क्योंकि मुसीबत है तो मुसीबत आने वाली हैं, क्योंकि सामना बेगम का भी करना है। तो ऐसे में वो अपनी अहलिया को तो सर्विस एरिया में भूल गया है, जिसके बाद इस शख्स ने मोटरवे पुलिस की हेल्पलाइन पर फ़ोन करके मदद तलब की कि इस पर मोटरवे पुलिस ने ज़रूरी तस्दीक के बाद बीवी को उस शोहर के पास पहुंचा दिया। लेकिन बाद में जो छतरोल हुई वह हमें आपको पता नहीं है। बहरहाल जैसे आएंगे अपडेट आपके साथ शेयर करेंगे। सूंघने की जो हिस्स है उसमें कमी का मौत से क्या ताल्लुक़ है? होशरुबा तहकीकात जो है इंसान में पाए जाने वाले 6 हिस्सों में सूंघने की हिस्स कई लिहाज से अहम है, क्योंकि इस हिस्स का हमारी यादाश्त और जज्बात दोनों से बराह रास्त ताल्लुक़ होता है। माहिरीन सेहत के सूंघने की सलाहियत में कमी से दिमागी बीमारी डेमेंशिया का ख़तरा बढ़ जाता है, जो बिगड़ने के बाद जो है मौत की जानिब आपको ले जा सकता है। एक नई साइंसी तहकीकात सामने आई है और उसमें बात यह आई कि बू या खुशबू को पहचानने की सलाहियत में कमी, जिसे ओलोफैक्टरी जो है अपेयरमेंट कहा जाता है, बड़ी उम्र के अफराद में मौत और दिमागी बीमारियों खासतौर डिमेंशिया के ख़तरे को नुमाया तौर पर बढ़ा सकती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पास जाते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर मबनी चैट बोट्स का इस्तेमाल इंसान की जहानत को बिल्कुल मुतासिर कर रहा है। मैं भी इससे अग्री हूँ। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी MIT की एक नई तहकीक सामने आई और उसमें बात आई है कि चैट GPT जैसे AI चैट बोट्स इंसानों को सोचने समझने की सलाहियत से बुरी तरह मुतासिर कर रहा है। महकीकीन की टीम ने इस तहकीक में 3 मुख्तलिफ ग्रुप्स को मजमून लिखे हैं कि टास्क दिया। पहले ग्रुप ने मजमून लिखने के लिए चैट GPT का इस्तेमाल किया, दूसरे ग्रुप ने गूगल की मदद ली, जबकि तीसरे ग्रुप ने मुकम्मल तौर पर अपने दिमाग से काम लिया। जब तमाम ग्रुप्स ने मज़ामीन लिखे हैं तो तमाम शुरा से उस मज़ामीन से मुतालिक सवालात पूछे गए और जिन्होंने दिमाग का इस्तेमाल किया तो फिर उन्होंने खड़का के जवाब दिए। बहरहाल उम्मीद करते हैं आपको ये सच सवेरा का डेली डोज पसंद आएगा। हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, पूरा में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और आज मेरी हमेशा कोशिश होती है कि ऐसे नौजवानों से आपकी मुलाकात कराते हैं कि जो जवान जाके बैनुल-अक़वामी सतह पर अपने मुल्क का इस ग्रीन सब्ज़ हिलाली परचम जो है उसको लहरा के आके हमारा सीना जो है मज़ीद चौड़ा कर लेते हैं। तो आज जिस नौजवान से मैं आपकी मुलाकात करा रहा हूँ, बॉक्सिंग के चैम्पियन है, कमाल के मुक्के मारते हैं, कमाल का काम करते हैं और इसी वजह से जो है कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे भी इन होते हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया भी उनको सपोर्ट करता है। लेकिन हमारे साथ आप समझ गए होंगे कौन है। अफरीदी साहब कैसे हैं? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी अरविंद सिंह भाई, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप कैसे? ठीक है, मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। लेकिन सबसे पहले तो मुबारकबाद तो आपको देंगे पाजी, फिर से खड़का के आ गए तो कमाल करके आ गए पाजी आप। जी जी बिल्कुल। बस ये अपनी मेहनत थी और वालिदैन की दुआएं और कौम की दुआएं थी। अल्हम्दुलिल्लाह एक और टाइटल भी अपने पाकिस्तान के नाम किया मैंने, और ऐसी सिचुएशन में किया कि आपको पता है हालात भी ऐसे बने हुए थे और पूरी दुनिया की नज़रें थी। जब स्टेडियम में गया तो सब हैरान थे कि पाकिस्तानी फाइटर इधर भी मौजूद है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आगे पाजी जीत के इस आगे चीज़ पे आपके तो मैं आऊँगा, इसको थोड़ा सा सस्पेंस के तौर पर लिख लेते हैं, रख लेते हैं, क्योंकि एक तरफ पूरी दुनिया की जंग हो रही है और कहीं ना कहीं हमारा अफरीदी भाई जाता है मुक्के बरसा के आके वापस चला आता है और टाइटल भी अपने नाम कर लेता है। लेकिन पाजी इस वक्त जो सिचुएशन है, माशाल्लाह आप स्लिम स्मार्ट हैं, यंग हैं, जवान नौजवान हैं, जवान नहीं कहूँगा, जवान हम हैं, आप नौजवान हैं। तो भाई ये बताएं कि बॉक्सिंग की ये ख्वाहिश, क्योंकि हमने पहले भी आपसे सेगमेंट किया था और ज़ाहिरी बात है कुछ न कुछ चीज़ें आपकी ख्वाहिशात में शामिल होती हैं कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, तो कभी आपने सोचा था भैया कि मैं इतनी यानी दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के जाके डिशुम करा के पाकिस्तान का नाम रोशन करूँगा? तो ये बताएं कि किससे ज़्यादा आपने, वो होता है ना कोई ना बंदा कि भाई मैं इसको देख के ना मैं इस मैदान में उतरूँगा, तो कोई शख्सियत ऐसे जिससे आप मुतासिर हुए हों? जी बिल्कुल अमित भाई, बात दरअसल ये कि ये जो मैं गेम खेल रहा हूँ इसको कहते हैं मुay थाई, थाई हाँ। बॉक्सिंग। ये बॉक्सिंग से डिफरेंट है, मतलब पाकिस्तान में ये है नहीं, तो इस वजह से लोग इसको बॉक्सिंग में ही शुमार करते हैं, हालांकि अच्छा। ये बॉक्सिंग नहीं है। जी जी, ये बॉक्सिंग नहीं है, ये बहुत एडवांस और बहुत खतरनाक गेम है।
इसमें समझो कि पाकिस्तान में सिर्फ प्रोफेशनल जो बड़े लेवल पे खेल रहा हूँ मैं ही खेल रहा हूँ इस वक्त। यानी ये इससे यानी पहले यानी यानी कोई पाजी पाजी खेल पाजी चुके। मुझे भी दुरुस्त कीजिएगा, ये तो आपने बड़ी अच्छी बात की कि थाई बॉक्सिंग, एंड हम जो जी बॉक्सिंग की बात करते हैं और मैंने जो किया बोला, मैं उसके लिए तो माजरत खाऊं, लेकिन आप मेरी नॉलेज में इजाफा करें पाजी, इसमें उसमें क्या फ़र्क होता है? क्या मुक्के थोड़े से तेज़ मारने होते हैं या थोड़े से मध्यम मारने होते हैं पाजी? इसमें जो है ना टोटल ये पावर का गेम है और टेक्निक गेम है। और अच्छा। इसमें बड़ा ध्यान से खेलना पड़ता है क्योंकि इसमें आपके ये एल्बो जो है हैमर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। अच्छा। अगर आप इसको देखेंगे ना जी, हम्म। तो ये बहुत खतरनाक गेम है। इसमें एल्बो है, नी शॉट मारते हैं, शिन किक मारते हैं। किक तो एक पाँव से मारते हैं, ये शिन मारते हैं। शिन वाली जो किक है ना वो रेड्स पे जो लगती मुझे लगी थी अभी हम्म। इसी मैच में। बस अल्लाह ने बचा लिया। ओह। लेकिन है कि 2 रात तक तो मैं सो नहीं पा रहा था दर्द की वजह से। लेकिन है कि मैंने फील नहीं कराया। अगर आप फील कराएंगे फाइटर को कि आपको लगी है तो वो आपको उसी टाइम उसी जगह टारगेट करते हैं। तो ये अच्छा, अल्लाह का शुक्र है यानी कि जो है ना पाजी ने बड़े मतलब अच्छे इसमें तरीके से आपको मैंने फाइट को एल्बो जो है, विन। इसमें जो यानी आपके थाइज हैं या टांगे हैं, इससे भैया आपने मतलब किसी आपने यहाँ पे मतलब जब आप आए दोबारा स्टूडियो आए तो मैं बड़ा ध्यान रखूँ क्योंकि हर तरफ कुल्हाड़ी कुल्हाड़ी है भैया, हाँ गोश्त काट ही देंगे। सो पाजी इतनी मजबूती से, यानी आप जो बता रहे हैं बिल्कुल वाकई मुझे यकीन भी है और हम देख भी रहे हैं, और मैं आपसे जब मिला था तो यकीनन माशाल्लाह आपने बड़ा काम किया है। सो इसके लिए कितनी प्रैक्टिस होती है? क्योंकि जाहिर बात है इस बॉक्सिंग में आपने बताया कि भाई हर तरह से आपने पूरा का पूरा लोहा ही बनाना होता है अपने आप को, तो इसके लिए उससे जी ज़्यादा कितनी मेहनत करनी होती है बाजी? देखिए हर गेम की अपनी एक मतलब होता है। हर गेम को अपना अपने तरीके से खेला जाता है। जैसे हम्म। बॉक्सिंग है उसकी अलग मेहनत है। वो भी कोई आसान गेम नहीं है कि मैं कहूँ कि मेरा गेम मुश्किल है वो आसान है। हम्म। हर गेम मुश्किल है। अगर आप उसको अपने अच्छे तरीके से टेक्निक से अच्छे कोचेज से ट्रेनिंग लेंगे तो हर चीज़ आपके लिए ईज़ी हो जाता। शर्त है कि आप मेहनत करें। तो मेहनत हर गेम के लिए शर्त है, चाहे वो छोटे से छोटा गेम क्यों ना हो, आसान से आसान। बाज़ औक़ात आपको गेम लगता है आसान है बाहर देखने के लिए, जब आप रिंग में या मैदान में उतरते तो वो गेम बहुत मुश्किल होता है। तो हम्म। इसी तरह ये गेम भी जो है ना, इसमें तो आप समझ लें कि आपको दिमाग भी हाज़िर रखना है, आपने टेक्निक पे भी बहुत ज़्यादा काम करना है, आपने अपने फिज़िक्स पे भी ज़्यादा काम करना है। इसमें टोटल आपने समझो कि सब चीज़ का निचोड़ है ये। तो इस वजह से ये मुश्किल इसलिए है कि इसमें जो है ना, आप जब फाइट के लिए दिन करीब आते हैं तो हमारी जो हालत होती है वो बस हमें पता होता है और अल्लाह को पता होता है कि हमारी क्या हालत अच्छा होती है। पाजी, ऐसा कभी हुआ है ना इंटरेस्टिंग सा कि हम ये भी देखते हैं ना कि आप वैसे तो शक्ल सूरत से बड़े मासूम, बड़े प्यारे, बड़े क्यूट से हैं, लेकिन कभी ऐसा होता है कि किसी महफिल में या जाते जाते कभी कुछ ऐसे लोग ना, हाँ अकड़ से आ जाते हैं कि ऐसी की तैसी कर लेंगे भैया। आप कभी ऐसा हुआ है और आपने सोचे कि हाय क्या एक मारूंगा तो उधर ही लगेगा? सो ऐसा जब होता है तो अंदर से कितनी, यानी दिमाग आपने तो फिजिकली आपने कहा, लेकिन इसमें दिमाग का बड़ा साथ होना चाहिए, ठंडक, दिमाग को गर्म नहीं बल्कि ठंडा रखना चाहिए। तो क्या ऐसे कोई वाकयात हुए हैं कि भैया मैं छोड़ जा पुत्र जा जी ले अपनी जिंदगी? हाँ। बिल्कुल ऐसा होता है क्योंकि एक फाइटर की निशानी यही होती है जो अच्छा फाइटर होता है कि वो कूल माइंड होता है, वो कंट्रोल होता है उसको, क्योंकि उसको पता होता है अगर ये बंदा उसको नहीं पता है कि मैं किस लेवल का फाइटर हूँ या किस लेवल की टेक्निक मेरे पास है। अगर हम्म। वो हमें 10 की मार दे, क्योंकि वो तो हम कहते रहते हैं कंडीशनिंग के तौर पे भी, हम जब वहां जाते हैं तो हम खुद कहते हैं कि हमें मारो ताकि हमें सख्त पहुंच जाए, ठीक है। हम्म। अगर वो हमें 10 भी मार दे, आपको पता है कि अनाड़ी की 10 भी और हमारी जो एक भी होता है ना, तो वो भी 10 क्या के 100 के बराबर होता है। तो हम इसलिए कहते हैं कि यार खैर है, कोई नहीं, अगर एक दो काबिल है तो हम कहते हैं कि यार कोई बात नहीं। तो ये हम्म। हमारे में ये बर्दाश्त होते हैं। और एक अच्छे फाइटर और एक अच्छे स्पोर्ट्समैन की ये स्पिरिट होती है कि आप जो है ना किसी आवाम या किसी ऐसे बंदे पे हाथ ना उठाएं, अपने आप को कंट्रोल और गुस्से को कंट्रोल में रखें। ये हमारी चीज होती है। यानी और दूसरा गुस्सा। है कि जब फाइटर हम्म। अब फाइटिंग में जाते, मैं आपकी लास्ट फाइट बता रहा हूँ। जब इस टाइटल से पहले मेरी फाइट हुई थी, जो आपसे उस पे इंटरव्यू भी हुआ हम्म। था मेरा, जी तो जी। वो रमजान से पहले की फाइट थी। तो मैं शक्ल सूरत से आपकी बात सही कि थोड़ा मासूम और थोड़ा हम्म। जिस्म थोड़ा वाइट है, गोरा है। तो जो मेरा पर अपोनेंट है वो हो सही नहीं। जानदार सा था ना। तो हाँ। वो मुझे देख के थोड़ा हंस रहा था, मतलब एक होता है ना कि मजाक के तौर पे, क्या यार ये मेरे साथ क्या लड़ेगा ना। वो हम्म। काफी अच्छा फाइटर था, बाकी बहुत अच्छा फाइटर, ताई फाइटर था, म्यांमार का था। और बहुत सख्त होते फाइटर। हाँ। तो मैं दिल में यही सोच रहा, मैंने कहा ये तो आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन इंशाल्लाह रिंग में पता चलेगा। तो हम्म। रिंग में मैं तीन जाना, तीसरे राउंड में उसको इतना मैंने मारा, इतना मारा कि वो फिर भाग रहा था मुझसे। वो आप वीडियो में भी देख सकते उसने हैं। कहा भाई तो लगते तो बड़े मासूम से हो लेकिन हो बड़े खतरनाक, हाँ भैया। सो एक जी, चीज़ और पाजी, यानी मैंने आपको देखा है माशाल्लाह, जाहिर बात है मैं इसलिए कहूँगा माशाल्लाह भैया कि आपने अपने आप को बड़ा स्लिम स्मार्ट और खाने पीने की, ये बताइएगा कि इतनी ज़बरदस्त किस्म की फिज़ीक
फिजिक और इसके लिए हम तो भैया थोड़े बहुत एक प्लेट ज़्यादा खा लें तो भैया पेट आलू की तरह निकल आता है, तो क्या करते हैं, खुराक क्या वाले से बताएं, क्या एक्सरसाइज होती है, हमें भी थोड़ी सी टिप्स दें कि भाई हम ये थोड़ा सा ना करें, कोशिश करें कि हमारी भी थोड़ी बहुत ना वो 6 पैक तो ना बने लेकिन 2-3 पैक भी बन जाए, काफ़ी है पाजी। देखिए अरविंद भाई, मसला ये कि हम जो है ना आम डाइट में और प्रोफेशनल डाइट में बहुत फर्क है। हम्म। मतलब एक फाइटर के डाइट में और एक आम बंदे के डाइट में बहुत मतलब बहुत फर्क है, बहुत ज्यादा फर्क है। जो हम्म। हम चीजें लेते हैं वो इसलिए लेते हैं कि हम अपने पेट भी नहीं बढ़ाना है, अपने आप को ताकत में, मतलब हम प्रोटीन लेते हैं ज्यादा में, क्योंकि हम्म। हमारे जो न्यूट्रिशन होते हैं वो हमें रिकमेंड करते हैं कि आज ये चीज का नहीं, वो डाइट वाला खाना आप लोग समझो कि आपके हालत से भी नहीं उतर सकते, मुझे यकीन है, क्योंकि वो इतना टफ और इतना मतलब हम्म। उसमें ऑयल और ये शुगर और ये चीजें तो बिल्कुल होती। तो अच्छा। वो तो आप सोचे नहीं कि वो करें, क्योंकि प्रोफेशनल डाइट बहुत और बाकी आम रूटीन की जो डाइट है उसमें है कि आप शुगर से और ऑयल चीजें से इनसे परहेज करें, बाकी आप जॉगिंग करें, रनिंग करें, हम्म। और जो आप रूटीन में आप अगर आप आधा घंटा भी अपने आप को दें तो ये आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता यानी है। यानी मैं तो यही यानी कहूंगा। आपकी ज़बरदस्त फिजिक के राज यही है पाजी कि हम शुगर को डिलीट मारें, हम ऑयल की भी खड़का दें, हाँ ऐसे ही है ना पाजी, और फिर जाके हम जी स्लिम बिल्कुल। स्मार्ट आपकी तरफ बन सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़, वैसे तो सईद खान साहब ये बताइए कि दोस्त भी बहुत बनेंगे ना, क्या हमारा दोस्त है थोड़ा सा कि पंगे शंगे लेना है तो पाजी को जी ही लेके जी, जाते हैं तो एक्सरसाइज लाजमी, ऐसा है। लाजमी। अच्छा, तो ऐसे पंगे वाले दोस्त रखे हैं कि नहीं रखे हैं, पंगे के लिए लेते वही हैं लेकिन वो पीछे हो जाते हैं फिर आपको आगे कर लेते हैं। जी। तो अब अभी क्या बोलूं, अब आजकल का तो दौर आपको पता है कि वो वाला नहीं रहा, हाथ से लड़ाई करने वाले अभी तो बटनों वाला दौर है। हाँ। लेकिन है कि अपने फिजिक्स के लिए मतलब इतना मेंटली तौर पे तैयार तैयार इतना होना चाहिए कि वो क्या करने वाले, उसके अगला मूव क्या है, तो उससे आप बचने की तैयारी कोशिश करें। अगर आपको चांस मिले मारने के लिए तो वो अलग है, लेकिन हाँ। पहले बचने की कोशिश करें। ये मेरे एडवाइस है, अच्छा, ये क्योंकि बताएं आजकल कि वो दौर नहीं रहा कि आपके हाथ से लड़ाई हो। हाँ, आपकी हाथ से लड़ाई हो तो अलग बात है, लेकिन अगर आप जी जी नहीं, मुझे पंजाब में एक चीज़ बड़ी अच्छी लगी क्योंकि हमारे तो शुरुआत बचपन से ही लड़ाइयों से होती है, आपको पता है केपी में, और एक का सर फोड़ा दूसरे का हमारा फोड़ा, इसी तरह फोड़ते फोड़ते हम जवान होते हैं। वो परसों ये महफिल में बात कर रहा था कि शुरुआत ही हमारी जब गली कूची से निकलते हैं, जब कदम संभालना शुरू कर लेते हैं तो पहली फाइटिंग जो आस मोहल्ले में, मोहल्ले के बाहर जो बच्चे होते हैं उनके साथ फाइट शुरू होती है और फिर वो बड़े बड़े होते तक जारी रहती है। और हमने तो पूरे ग्रुप्स बनाए होते थे कि इस मोहल्ले से उस मोहल्ले तक कोई दाखिल हुआ तो उसकी पिटाई करनी है। भाई एक और चीज़ जो जी। यानी इस फाइट के हवाले से मैं चाहता हूं कि अब इस वक्त आप माजी में कितने इवेंट्स, क्योंकि अब नए व्यूअर भी आ चुके हैं, नए लोग भी आ चुके हैं जिस वक्त आपको देख रहे हैं, जाहिर बात है व्यूअरशिप बदलती रहती है, तो मैं चाहता हूं कि अपने करियर पे भी थोड़ी रोशनी डालें कि अब तक कितने इवेंट्स में आप खेल चुके हैं, कितनी पिटाइयां कर चुके हैं, कितनी पिटाइयां खा चुके हैं, पाजी जरा खुल के बात करो तुसी। अमीर अजीत भाई, मैंने जो स्टार्ट लिया था ना, वो जो मुay थाई इंटरनेशनली जो मैंने स्टार्ट लिया था वो मैं मतलब बचपन जवानी की तरफ ही जा रहा था कि मैंने स्टार्ट लिया था। हम्म। उस टाइम मैं 2010 से ही मैंने फर्स्ट इंटरनेशनल जो मेरा इवेंट हुआ है 2010 में हुआ था। ओह। उसमें अच्छा। मुझे नहीं पता था, पाकिस्तान में खेलते थे, लेकिन पाकिस्तान में मुझे थाई वही बॉक्सिंग और किक बॉक्सिंग वही कराटे स्टाइल वही खेलते थे, अभी तक वही चल रहा है, लेकिन मुझे नहीं पता था, मुझे पसंद आया गेम, क्योंकि आपको वही बात है कि हम पठान मार दाड़ वाले गेम को पसंद करते हैं। हम्म। तो मैंने कहा कि इंशाल्लाह इसको मैं जो है ना प्रॉपरली तरीके से सीखूंगा। तो हम्म। इसके लिए फिर मैं थाईलैंड मूव हुआ। थाईलैंड फर्स्ट टाइम मेरा टूर लगा, उसके बाद फिर मुझे जो है ना एक इवेंट में चांस मिला, मैं ब्रॉन्ज मेडल हुआ। फिर इसके बाद 2012 में फिर मैं गया, 11 में भी गया, 12 में भी गया, वहाँ पे मैंने कैंप ज्वाइन किया। फिर इसके बाद 13 में जो है ना क्योंकि सिंध में था, कराची में था, तो वहाँ मुझे एसएससी स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट में मैं अपॉइंटमेंट हुआ। तो वहाँ पे मैंने फिर एसएसजी के कोर्स या आर्मी के साथ जितने टफ कोर्स थे, एंटी टेररिज्म में सब कोर्स मैंने किए, स्वाट अमेरिकन स्वाट किया। तो 4-5 साल 3 साल तकरीबन मेरे कोर्स चलते रहे। फिर इसके बाद 2016 में मैं फिर दोबारा मैंने ज्वाइनिंग दी, मतलब हम्म। गेम को। उसमें फिर मैंने अमेरिका इंडिया को नॉकआउट किया था। 2016 में एक इवेंट हुआ था। फिर वह 17 में इंडोनेशिया, इस तरह फिर करते 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 मतलब लाइन लगती रही, जिसमें ब्राजील हो गया, पुर्तगाल हो गया, इंडिया हो गया, अमेरिका हो गया, इस तरह बड़े फाइटर आए, अल्हम्दुलिल्लाह वो विन किया है। और हम्म। इसमें मैंने खुद भी मतलब दो दो फाइटें मैं हार चुका हूँ, उसमें 5 राउंड की बड़ी फाइट थी, वो भी एक्सीडेंटली तौर पे फाइट हुई थी, मैं किसी और की जगह खेला था। अच्छा। मतलब मेरा वेट वो नहीं था, लेकिन मैं खेल लिया था। लेकिन ये कि मैंने नॉकआउट नहीं होता, 5 राउंड के 5 मैंने मुकम्मल किए थे, वो भी पॉइंट डिसीजन पे मुझे मतलब हरवाया था। वो भी आपको पता है कि
उनके अपने होते हैं, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी लोग मुझे मतलब भाजी बड़ा लाइक कर रहे थे सवालात उस बहुत फाइट को भी कि सारे हैं, भाई आप बहुत सारी जीते। चीज़ें आपसे पूछनी है, लेकिन हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। सईद खान अफरीदी कमाल के, हाँ मैं वैसे कोशिश की इनके सामने, फिर मैंने कहा ना करें भैया, हर तरफ कुल्हाड़ियाँ हैं, हर तरफ लोहा है, तो अपनी हड्डियाँ काहे को तोड़ते हो। अच्छा पाजी, एक और चीज़ मैं आपसे जो जानना चाह रहा था वो ये है कि होता है ना कि बंदा कहता है, अच्छा हम जब खुद टीवी एंकर हैं, जब अब बैठते हैं, जब हमारे सामने कोई बड़ा एंकर आता था, हम कहते हैं अरे रब्बा जैसे कैसे सवाल करूंगा, और सवाल करूंगा तो भाई क्या जवाब मिलेगा। बहुत सारे लोग अजीब सी सूरत हाल में माइंड भी कर जाते हैं। मेरे साथ भाई से एक अदना सा सहाफ़ी हुआ है, ये सब कुछ हुआ है। सो मैं आपसे जो जानना चाह रहा हूँ भाई, ऐसा हुआ है आप रिंग में उतरे और आपने देखा हो कि हाँ, और सामने वाला खड़ा, कम ऑन माय फ्रेंड आई विल सी यू। हाँ, सो कभी ऐसा होता है कि जब उतरते हैं तो खौफ भी तारी होता है कि भैया इसको क्या करूंगा यार, इतना तो है पूरा, हाँ पूरे सांड जिंदा है, क्या करूंगा इसका। हाँ देखिए अमित भाई, मैं जब भी रिंग में उतरता हूँ ना, मेरी अल्हम्दुलिल्लाह सिचुएशन कुछ और हो जाती है क्योंकि मैं ये सोच के उतरता हूँ, एक तो अल्लाह पे बिलीव होता है कि वो जो जिसके साथ मेरी फाइट, आप मतलब ये समझ रहे हैं कि जो आपसे सीनियर होगा या इस तरह। देखिए अगर आपको की स्किल, आपकी मतलब आपकी ट्रेनिंग, आपके ऊपर अपने ऊपर बिलीव होना, तो आप किसी मैदान में भी नहीं हार सकते। अगर मेन चीज जबरदस्त। आपकी आपकी अपनी मोटिवेशन है, अगर आप दिल से स्ट्रांग है, तो आपके सामने पहाड़ भी होगा तो आप उससे खेल लेंगे। मेरे तो ये बिलीव है, क्योंकि मैं जब भी रिंग में उतरता हूँ मैं यही सोच के उतरता हूँ कि वो भी हड्डी गोश्त है, उसको भी लगेगी। जितना मुझे दर्द होगा उससे भी उतना भी तकरीबन, अगर मुझे ज्यादा है तो उसको 50% तो दर्द होगा। तो ये समझ के मैं फाइट करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और इसी तरह मैं जो है ना आगे बढ़ता हूँ, और इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह मुझे विन भी यानी एक जाते हैं। यानी ठीक है, शुरू यानी में खान वो साहब बगैर, फास्ट खेलते हैं, हाँ और सेकंड तीसरे राउंड में उनको लेके जाता हूँ कि आगे तक इसको लेके जाऊँ, क्योंकि मुझे अपने स्टेमिना इस पे बिलीव होता है कि मैं आगे तक जा सकता हूँ। क्योंकि फाइटर जो ज्यादा फास्ट खेलते हैं वो एंड में थोड़ा स्लो हो जाते हैं, जब वो स्लो होते हैं तो फिर मैं फास्ट हो जाता हूँ। अच्छा बस पाजी, ये मेरी पाजी टेक्निक है। एक और चीज़ जो स्टिमना की जी आपने जी। बात की, मैं अक्सर कभी कभी आपके ये प्रोग्राम वगैरह चीज़ें हम देखते रहते हैं, और फिर फाइट वगैरह अभी मज़ा उससे लेते भी हैं। कभी कभी हम देखते हैं कि जो स्टिमना है उसके हवाले से कुछ आप बॉक्सर या ऐसे आ जाते हैं कि बेचारे फिर हाँकना शुरू हो जाते हैं, सांस फूलना शुरू हो जाती है। तो मैं चाहता हूं कि कम कोई स्पेसिफिक ट्रेनिंग इसकी होती है क्या, इसके लिए स्विमिंग करनी पड़ती है क्या, स्विमिंग में भी लाते मुक्के बरसाने पड़ते हैं, या कुछ भागना पड़े, क्या तरीकाकार होता है, क्या आपकी सांस ना फूले, आपकी पूरी स्टिमना उसी तरह कमाल की रहे जो आप चाहते हैं, जिस तरह आपने फरमाया कि भैया मैं खड़काता रहता हूँ फिर घंटों घंटों। जी अमित भाई, ये होता है कि आप, एक तो एज मैटर करता है। हम्म। अगर आपकी एज ज्यादा हो रही है तो एक तो उससे भी होता है कि आपके स्टेमिना में मतलब लाजमी बात है कि उस पर असर पड़ता है। लेकिन अगर आप फिर भी उसको मेंटेन रखना चाहते हैं तो आपकी जो डाइट है उस पर मैटर होता है। आपकी ट्रेनिंग, आपकी जो है ना रनिंग, आपको रनिंग डेली करनी होती है, आपकी इंक्लाइन रनिंग करनी होती है कि ऊपर पहाड़ के ऊपर जो चढ़ते हैं वो वाली रनिंग, ताकि आपका स्टेमिना जो है ना वो ना टूटे। इस तरह स्विमिंग होती है काफी, मतलब वो फिर जो ट्रेनर होते हैं वो आपको खुद उसी तरह ट्रीट करते, उसी तरह ट्रेन करते हैं आपके एज के लिहाज से और आपकी डाइट के लिहाज से। तो अगर अच्छा फाइटर वो उसको मतलब उसको कंटिन्यू रखे तो उसका स्टेमिना उसी तरह बरकरार रहता है। लेकिन ये है कि अगर आप थोड़े से भी इसमें आगे पीछे हो जाए तो फिर स्टेमिना टूट जाता है। स्टेमिना का ये मसला होता है कि अगर आपने 2 दिन भी ट्रेनिंग छोड़ दी तो आपके जो है ना 2 हफ्ते का उसमें गैप आ जाता है, इतना उसके फर्क आता है इसमें। अच्छा ये एक और चीज़, आपने शुरुआत में एक बात की कि भाई पानी का इंटेक हो या खुराक, इन सारी चीज़ों को, लेकिन पाजी इस सारी ग़िज़ाइयत को मुकम्मल तौर पर रखना, जांचना, क्योंकि अगर हम देखते हैं कि अगर सांस फूलती है तो कहीं ना कहीं किसी ने कोई विटामिन्स या मिनरल्स ऐसी चीज़ है जिसकी कमी है। तो आप इन सारी चीज़ों को कैसे जी मोनिटर जी। करते हैं? ज़ाहिर बात उसको मोनिटर करना भी है, आगे बढ़ना भी है, हड्डियों का भी ख्याल रखना है। तो मैं चाहता हूँ कि ये अच्छी चीज़ें आपसे लें, फिर आगे बहुत सारे क्वेश्चन और भी पड़े हैं मेरे पास। देखिए अरमित भाई, वो तो मैं आपको बता रहा हूँ ना कि डाइट, अब हमें जो है ना सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम होती है फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है। यस। अब फाइटर पे जितना आप पैसा लगा उतना ही वो आपको रिजल्ट देगा, ठीक है। हम्म। अगर आप वो दाल रोटी वाले, दाल या चाय पराठे वाले उस पे जो है ना इन्वेस्ट करेंगे तो वो उतना ही रिजल्ट देगा। लेकिन फिर भी हम पाकिस्तानी में एक थोड़ा दिमाग और दिल से स्ट्रांग होते हैं, वो यही सोच के आते हैं कि भाई ये मेरा आखिरी इवेंट है, अगर हार गया तो इसके बाद मैं जीरो हो जाऊंगा। तो इस वजह से परफॉर्मेंस दिखा देते हैं। वरना हमारी जो है यानी ना ये डाइट, जो ये अगर मैं मुझे आपको मुझे सही मुझे तरीके से आपकी बताऊँ ना तो आपकी बात जो है ना हमारे इसमें, ऊपर जो जी पाजी मुझे जो एक, हमारे पास हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट होती है वो दाल रोटी वाली होती है, जो आपको ये खुद यकीन है कि जो है ना उसमें क्या फिर बंदा परफॉर्मेंस है, लेकिन अलहमदुलिल्लाह फिर भी हम परफॉर्मेंस दिखा देते हैं। यार देखो बाकी अगर और बात देखें तो वो हर चीज को,
मैनेज किए होते हैं, बाकायदा उनके डॉक्टर होते हैं। आपने ये भी देखें कि हमारे जो फाइटर यहाँ से निकलते हैं, जैसे यूएस मूव हो जाते हैं या यूके मूव हो जाते हैं, कहीं और मूव हो जाते हैं, तो उसके आगे पीछे पूरा हजूम होता है। अगर आपने देखा होगा फाइटर जो हमारे पाकिस्तानी है जो यहाँ से मूव हो चुके हैं अभी, तो वो हम्म। किस वजह से कि वो भी हमारी तरह फाइटर होते हैं, लेकिन उनको इतना पॉलिश करते हैं, उनको इतना उसके ऊपर इन्वेस्ट करते हैं कि वो फिर पूरी दुनिया में चाहे होते हैं। तो ये चीजें हम पे इन्वेस्ट करें, हम उससे बेहतर आपको रिजल्ट देंगे। यानी मुझे दुख भी है, तकलीफ भी इस बात की कि आप जैसे नौजवान जो कमाल के फाइटर हैं, जो बग़ैर किसी नामुनासिब हालात में कहूँगा और ना किसी का सपोर्ट होता है, रिंग में उतरते हैं और वहाँ पे अपने पाकिस्तान का झंडा गाड़ के वहाँ से आ जाते हैं। लेकिन हालात ये हैं कि ना डॉक्टर है, ना टीम है, ना सपोर्ट करने के लिए कोई मैदान में खड़ा है। ये जो कहीं ना कहीं मैंने बहुत सारे फाइटर आप जैसे देखे भी हैं कि कुछ लोग, एक तो आप जैसे ज़िंदा मिसाल ये हमारे पास है कि अपने वतन के साथ आप जुड़े हैं, नामुनासिब हालात में भी आप फाइट कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ मुल्क की खातिर। लेकिन हमने ये देखा है कि बहुत सारे नौजवान इतने मायूस हो जाते हैं। अब मैं परसों एक फाइटर के साथ के हवाले से बात मैं कर रहा था, एक हेड थे उनके साथ, तो उन्होंने कहा जी वो अब जापान में चले गए और वो उसने पता नहीं कितने कनालों में बंगला बना दिया है, कितने उसके लोग हैं, कितने उसके स्टूडेंट हैं। तो उसने कहा एक बहुत बड़ा हीरा हम कराटों में खो चुके हैं। तो ये जो हम खोते हैं ऐसे लोगों को, ऐसे टैलेंट को, इसका कितना नुकसान होता है पाजी? सईद खान अफरीदी के साथ हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी तो है, लेकिन शायद टेलीफोनिक या इंटरनेट, आपको पता है कि इंटरनेट का कहीं ना कहीं मसले होते हैं, लेकिन उसमें कोई शक नहीं। उन्होंने एक बात की, बड़े मज़े की बात की कि, और कहीं ना कहीं उस बात में एक तकलीफ भी थी, एक दुख भी था कि वो बहुत कुछ करना चाहते हैं, बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं इस मुल्क की खातिर। सईद खान साहब, मैं जो बात कर रहा था कि आप जैसा टैलेंट कहीं ना कहीं मायूस होकर निकल भी जाता है, भाग भी जाता है और अपने लिए, फिर अपने रोज़गार के लिए, अपने मुस्तकबिल, रोशन मुस्तकबिल के लिए बाहर की दुनिया के चैलेंज से निमट कर अपने आप को बना लेता है। ये जो टैलेंट अगर इसी तरह जाता रहा तो आने वाला जो मज़ीद टैलेंट है वो कितना मायूस होगा, उसको थपकी टाइम पे ना दी गई। देखिए रवीत भाई, हम तो जो है ना मीडिया पे ज़्यादा बोलते भी नहीं है कि जैसे हमारे साथ ये हो रहा है वो हो रहा है। कुछ फाइटर ऐसे होते हैं वो रोना धोना उन लोगों का शुरू हो जाता है ना। हम्म। हालांकि उनके पास सब कुछ होता है, ठीक है, कुछ ऐसे फाइटर भी है, सही है। तो वो जो है ना इतना रोना धोना कर रहे होते हैं कि ये हो गया, हालांकि वो 10 टैग उन लोगों ने लगाए होते हैं। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मीडिया उनको क्यों नहीं देखते कि भाई उनका इवेंट कहाँ हो रहा है, इवेंट कैसे खेल रहा है, लेकिन बस वो उनको मीडिया पे और वही चाहे हुए हैं, सही है। हम्म। तो अगर वो इतना रोना धोना दिखाएंगे तो भारत के जो फाइटर होते हैं वो कैसे उनको फॉलो करके वो कैसे आएंगे? वो भी ये कहेंगे कि यार ये रो रहा है इतने बड़े लेवल पे, तो हमारा क्या होगा? ऐसा भी नहीं है। लेकिन आपको मेहनत करनी है, आपको आगे बढ़ना है, आपको प्रूव करना है कि हाँ भाई मैं एक अच्छा फाइटर हूँ। बात दरअसल ये कि यहाँ पर जो 2 नंबरी है ना, जो फेक लोग है ना, वो आगे आए हुए हैं, और जो अच्छे लोग है ना वो बेचारे पीछे हैं। वो अच्छे अच्छे फाइटर है जिनको कोई आगे सपोर्ट नहीं करे, इस वजह से कि उनका कोई आगे जानने वाला नहीं है, या उसमें खुद एक पावर हम्म। नहीं है बोलने की, या उनमें कॉन्फिडेंस नहीं है, क्योंकि वो बेचारे कच्ची आबादी या इस तरह के, मतलब कि मैं आपको क्या बताऊं कि बिल्कुल बैकवर्ड एरिया से उनका ताल्लुक होता है। उनको आगे कोई लाने वाला नहीं, ना उनको कोई बोलने वाला नहीं है, तो वो तरीके से बोल नहीं सकते। ऐसे ऐसे फाइटर है कि वो बेचारे इस वजह से पीछे ही हैं कि उनका आगे कोई लाने वाला नहीं है। बाकी जो 2 नंबर लोग हैं वो आगे बैठे हुए हैं, वो जो है ना अपना बस बना रहे सारा कुछ, और जो अच्छे लोग हैं उनको जो है ना पीछे किया हुआ है। तो ये भी यानी हमारे जो है ना यानी पाकिस्तान में भी ये बहुत बहुत बड़ा बड़ा मसला है। अलमिया है कि सिफारशी, चपलोसी करने वाले, बूट पॉलिश करने वाले हमेशा ही आगे होते हैं। ये और वो कहते हैं ना कि जो कमाल के लोग हैं उनको किसी न किसी ज़रिए से पीछे रखा गया है। लेकिन एक और चीज़ जो 1 जून से आपसे जानना चाहूँ, तो थाईलैंड में जो मुकाबला आपने जीता, ये किस कैटेगरी का था और किस किस्म का ख़तरनाक था? मैं चाहता हूँ इस पर आप पूरी रोशनी डालें, फिर बहुत सारी चीज़ें और भी पूछनी है आपसे। जी बिल्कुल। इसके लिए मैं जब 2000 लास्ट में जब फरवरी में मेरी फाइट हुई थी, तो हम्म। वो मैन इवेंट था। उसके बाद मुझे ये मतलब टाइटल की ऑफर हुई कि भाई टाइटल फाइट है, वो भी जो है ना जून में है। तो उसके लिए फिर मैंने जो है ना तैयारी शुरू की, यहाँ पर भी मैंने तैयारी की। और उसके बाद फिर मैं जो है ना इस ये टाइटल विन किया, वो ताई किया गया, ताई के बाद वो फुकेट में हुआ था, बंगला स्टेडियम में। वहाँ हम्म। पर मेरे पूरे जो है ना रिकॉर्ड लगा हुआ है वहाँ पर। मतलब जो गाड़ियों में जो उसके प्रमोशन की गाड़ियां घूम रही होती पूरी पॉकेट में, पूरी थाईलैंड में। तो वहाँ पाकिस्तानी आके देख रहे थे, बड़े खुश हुए कि भाई पाकिस्तान का फ्लैग लगा हुआ है, पाकिस्तान इतने बड़े फाइटरों में पाकिस्तान के फ्लैग के साथ पाकिस्तानी फाइटर है। तो स्टेडियम में बड़ा उन लोगों ने अप्रिशिएट किया। और हम्म। अल्हम्दुलिल्लाह ये 3 राउंड का फाइट थी, और तीसरे राउंड में मैं विन कर गया। मतलब बच्चे बड़े अच्छे अच्छे तरीके से फाइट हुई, और बहुत अच्छा, लोगों ने बहुत इसको मतलब बहुत लाइक किया। बाद अच्छा। में जब मैं मतलब टाइटल मुझे मिला तो काफी लोग आए तो खुशी से। तो
और अब का कोई पाकिस्तान मुकाबला में थे, किसके कोई साथ मतलब था, हमारे थोड़ा पड़ोसी सा मुल्क थे, वो भी बड़े खुश थे। जी जी। जी। एक तो मुकाबला बताएं, इसमें कितने और टीमें शामिल थी या ये सीधा फाइट एक ही शख्स एक ही मुल्क के साथ थी? ये अनिल भाई, ये प्रोफेशनल जो फाइट होती है ना, वो एक ही फाइट होती है। अच्छा, सही है, एक ही हो जो जब आपको कोई प्रोफेशनल चैलेंज फाइट होती है करता है। वो आती है। ये एक ही फाइट होती है वो, क्योंकि बड़ी फाइट होती है तो एक ही, जैसे आप जैसे जितने भी बॉक्सिंग के भी फाइट देखें, जैसे आमिर खान की फाइटें होती थी तो एक ही फाइट होती थी। तो हम्म। इस तरह की एक ही फाइट होती है। हम्म। प्रोफेशनल एमेच्योर जो होती है, छोटी फाइट जिसमें सेफ्टी पूरी पहनी होती है, उसमें जो है ना आपने 2-3 फाइटें खेलनी होती है। क्योंकि ये अच्छा। प्रोफेशनल फाइट है, इसमें सेफ्टी कोई नहीं होती, तो ये एक ही फाइट होती है। क्योंकि इसमें बंदा इतना डैमेज हो जाता है कि 3-4 महीने तक वो रिकवरी में, उसके लिए जो है ना रिकवर होने में टाइम लगता है। हम्म। तो ये फाइट के बाद अब मुझे अल्हम्दुलिल्लाह WBC जो वर्ल्ड टाइटल है उसकी ऑफर जो मैं साइन कर चुका हूँ, वो इंशाल्लाह वो नवंबर या दिसंबर में आपके चैनल के तवसत से ये मतलब न्यूज़ भी दे रहा हूँ ऑडियंस को कि भाई अल्हम्दुलिल्लाह मैं पाकिस्तान पहला पाकिस्तानी हूँ जो WBC वर्ल्ड मुay थाई, WBC जो बॉक्सिंग में भी एक बहुत बड़ा बेल्ट है और मुay थाई में भी एक बहुत बड़ा बेल्ट है। तो हम्म। उसमें जो है ना मैं मेरे जो है ना नाम आ गया है और मैं साइन कर चुका हूँ इंशाल्लाह। उसके लिए मुझे अभी फाइनेंशियली तौर पे सपोर्ट चाहिए और जो है ना उसको मैं उम्मीद है कि मैं इंशाल्लाह वो भी पाकिस्तान के लिए विन करके ले आऊँ। यानी जितने भी दोस्त, जितने भी ऐसे लोग देख रहे हैं, मुख्तलिफ जो कंपनीज के सरबराह हैं, मेरी उनसे भी गुजारिश है कि इस टैलेंट को ज़ाया मत कीजिएगा। ये टैलेंट बहुत कुछ कर रहा है और अपने बलबूते पे कर रहा है, तो यकीनन आप सबकी बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। और ज़ाहिर बात है ये सपोर्ट आगे जाके मोरली उनको जिस तरीके से मोटिवेट, और वहाँ पे जाके वो आप उनके पूरे अगर रिकॉर्ड अफरीदी का निकालें तो आपके सामने आता है। पर एक और चीज़ मैं चाहता हूँ कि जो आप टाइटल जो है आप जीत के आ गए हैं, तो थोड़ा सा हमें दिखा भी दीजिएगा हमारे अंदर की जो तन मन की जो खुशी है। वैसे तो भी खुश इन दिनों में हम इसलिए हैं कि थोड़ी बहुत ना हमारी ईरान ने लाज रखी है। तो आह, कमाल कमाल। अच्छा नाज़रीन, ये ज़रा देखिएगा, ये वो टाइटल है जो इस पाजी ने ना खड़का खड़का के, मुक्के मार मार के जो है ना ये जीता है। पाजी, इसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। आप पूरा पाकिस्तान जो है, मैं समझता हूँ आप पे हम फ़ख्र करते हैं, आपकी इस मेहनत पे, आपकी इस मेहनत के बलबूते पर जिस तरीके से आप जाते हैं और बाहर जाके फ़ाइट करके ये टाइटल अपने नाम नहीं बल्कि अपने मुल्क की खातिर कर लेते हैं। मुझे एक और चीज़ बताओ, जो आपने बात की कि हाय हड्डियाँ ही टूट फूट का शिकार होती हैं, जब आते हैं तो जारी बात है हमारी अम्मा है ना, अम्माएँ थोड़ी सी तकलीफ में होते हैं, मेरे पुत्र ने पत्नी हड्डी टूट गई होगी, पुत्र ये खाल है वो खाल है। तो जब आते हैं तो घर में क्या सिचुएशन होती है? टकोरे शकोरे चलती हैं, हल्दी का दूध चलता है, क्या चलता है भाई? नहीं, मैं जब भी आता हूँ ना तो 1 हफ्ता 10 दिन लेट ही आता हूँ। वो इस वजह कि थोड़ा वहाँ पे मैं अपनी मेडिकल जो जितने भी मेरे वो है टूट फूट है वो सारा मतलब रिकवर थोड़ी अच्छी सी हो जाए। तो ये है कि रिकवर करके ही आता हूँ। बाकी है कि हमें अंदरूनी चोट ज़्यादा आती है और अगर ऊपर आती, लास्ट टाइम मैंने आपकी अगर मेरी पिक्चर भी देखी होगी, इसमें जो है ना मुझे ये एल्बो लगी थी यहाँ पर, बिल्कुल 12 बिल्कुल। स्टेचेज़ आ गए थे। तो बड़ी खूनखार तस्वीर थी और वो तस्वीर इतनी वायरल हुई थी कि वहाँ थाईलैंड, बैंकॉक में बड़े-बड़े साइन बोर्ड लगे थे, क्योंकि वो इतनी परफेक्ट तस्वीर आई थी कि वो खून बह रहा है और उसमें जो है ना पिक्चर ली थी ना, ओए तो होए। वो जो है ना तस्वीर अभी तक वो चल रही है। तो ऐसी ऐसी चीजें आती रहती है, सिचुएशन होता है, लेकिन हम बताते नहीं कि इतना मतलब घर में तो जाहिर सी बात है, आपको पता है फिर वालदेन है, फिर उनको भी तकलीफ होती है कि बच्चा जो है ना इतने तकलीफ में आ गया है, अकेला है। तो ये चीजें होती रहती है। तो घर में मैं इतना बताता नहीं हूँ, रिकवर कर लेता हूँ कुछ ना यानी कुछ अपने यानी आप। मामलात को रिकवर कर लेते हैं। एक और चीज़ जो हम देखते हैं, एक तरफ तो हम गवर्नमेंट लेवल पे, मैं कहूँगा तो मैं, क्योंकि मैं रिपोर्टर आदमी हूँ तो फिरा बहुत हूँ, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन को बड़ी करीब से, स्पोर्ट की बीट मैंने की है काफ़ी अर्सा, लेकिन वहाँ पे मैंने ज़्यादातर मायूसी देखी और खाते पीते लोगों को ऊपर सीटों पर देखे बैठा है। और अभी भी हम देखते हैं कि अभी भी किसी को परवाह नहीं कि यह टैलेंट पूरी दुनिया में हमारे लिए क्या कर सकता है। लेकिन ये बताएं कि अंदर ज़ाहिर बात है खुशी, एक जज्बा तो होता है। थाईलैंड में माजी में जब आप गए हैं तो कहीं ना कहीं मैदान खाली होते थे, जब झंडा उठाया भी तो किसको दिखाएं, वो खुशी के लम्हात किसके साथ शेयर करें, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं दुख देती थी। इस बार के बारे में बताएं, कितना जोश वलवला था वहाँ से, किस तरह सपोर्ट मोरली वहाँ पर लोग बैठे थे, क्या थे, रश था या नहीं था, क्या रिस्पॉन्स अवाम की जानिब से कैसा मिला आपको? आवाम तो बहुत ज़्यादा लाइक करती है, क्योंकि वो टैलेंट देखती है और आपकी जो है ना टैलेंट को ही सपोर्ट करती है। मैं आपको बताऊं कि जिस इवेंट में मैं खेला उससे दूसरे इवेंट में जो है ना हमारे पड़ोसी इंडिया उसके भी फाइटर थे ना, तो हाँ। वो पहले पहले राउंड में नॉकआउट, पहले पहले राउंड में नॉकआउट हो रहे थे। तो जो है ना मेरी कोशिश थी कि मैं उनसे फाइट करूं, हम्म। मतलब मैंने अपना नाम उधर भी डाला था, लेकिन वो मेरे लेवल या इस तरह समझ ले
कि वो खेलना नहीं चाह रहे थे या फिर उस लेवल के थे नहीं कि वो फाइट कर सके, जो प्रोफेशनल फाइट में उसमें नहीं आए। हम्म। लेकिन वो सब जो है ना, वो जैसी नाम आता था उनका, तो सब हंसते थे कि ये भी पहले राउंड में या पहले पंच में नॉकआउट हो, और वैसे ही होता था। तो हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह जब मेरा नाम आया, मैं जब उसमें गया, पाकिस्तान का फ्लैग आप वीडियो में देख सकते हैं, मैंने कंधों पे लगाया हुआ है। जब हम्म। रिंग में उतर रहा था तो सब जो है ना क्लैप कर रहे थे, और वो ये सिचुएशन में थे कि ये भी शायद वही होगा जो पहले राउंड में या पहले पंच पे नॉकआउट होगा। हम्म। तो मैं जो है ना, मैंने रिजल्ट दूसरा दिखाया। मैं जो है ना, जब अगले फाइटर को इतना, मतलब वो फाइटर इतना टफ फाइटर था, मैंने उसको मेन इवेंट थी, तो हम्म। मैं उसको इतना मतलब टफ तरीके से उसको मैंने 3 राउंड तक खेला। और कि मैं जब हाथ उठाया रेफरी ने और हम्म। विन किया, तो सब जो है ना, वापस में जब मैं रिंग से उठा, तकरीबन 15 से 20 मिनट या आधे घंटे तक तो लोग सेल्फियों से फारिग नहीं हो रहे थे मुझसे, वाह। मतलब इतने खुश थे वो। हम्म। यानी यानी वो जाहिर बात है, वो खुशी उनकी भी तो थी। ये चीज। और जब बाहर दुनिया में होते हैं तो वो मुल्क के साथ ज़्यादा जुड़े लोग होते हैं। एक और चीज़ जो मैं आपसे जानना चाहा, अभी जो आप रिसेंटली आपने जिस तरह फरमाया कि मेरी अनाउंसमेंट हुई है और आगे जाके मैं एक और लेवल पे जाके खेलूंगा, मैं चाहता हूँ उसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि जिस तरीके से मेरे ख्याल में आप नवंबर में या कब जा रहे हैं, कहाँ पे ये होगा, कितने टीमें होंगी, क्या इसमें भी 1 बाय 1 होगा मामला, और ये अभी जो टाइटल जीते हैं इससे किस कैटेगरी का ये आता है जो जिसमें आपका नाम सेलेक्ट हो गया है? जी अरविंद भाई, ये ऐसा है कि आपका लेवल होता है, ठीक है। मतलब आप जिस तरह आगे जाते हैं, फाइट विन करते जाते हैं, आपका लेवल अप होता जाता है, ठीक है। तो उस हिसाब से आपकी जो है ना, जैसे एक कंपनी से दूसरे कंपनी में, तीसरे कंपनी में, इस तरह। ये पहले पास मैंने WMO का टाइटल जीता था 2022 में, ठीक है। फिर इस हम्म। बार मैं जो है ना, बीच में थोड़ा फाइनेंशियली तौर पे मैं थोड़ा वीक हो गया था, मैं फाइट नहीं कर सका। तो उसके हम्म। बाद फिर मुझे जब मौका मिला, मैं बैक टू बैक मैंने 3 फाइटें विन की अच्छा। प्रोफेशनल। उसके बाद मुझे ये फाइट की ऑफर हुई, ये मैंने विन किया। अब मुझे WBC, वर्ल्ड मुआय ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल जो है, वो पूरी अच्छा। दुनिया में खेला जाता है वो बेल्ट, वो हम्म। उसको पूरी दुनिया में खेलते हैं। अगर ये आपके व्यूअर है उनको पता भी, ये बेल्ट जो है ये बॉक्सिंग में भी है। हम्म। जितने बड़े बॉक्सर है उनके पास ये बेल्ट होता है, जो वर्ल्ड के टॉप बॉक्सर होते हैं। हम्म। ये मुआय थाई में भी है ये बेल्ट, और बॉक्सिंग में भी है। ये हम्म। मोहम्मद अली किले, उनके जो है ना पिक्चर उस पे लगी होती है, पूरे वर्ल्ड के फ्लैग उस पे राउंड लगे होते हैं। वो बेल्ट इतना खूबसूरत है। तो उसमें मुझे ऑफर हुई हम्म। कि भाई आप जो है ना, लेवल, आप उस लेवल पर पहुंच गए, प्रोमोटर की कॉल आई मैंने, जी बिल्कुल मैं खेलना चाहता हूँ। मैं मेरी दुआ ही यही थी कि मैं इस लेवल तक पहुंचूं, अल्लाह ने मुझे पहुंचा दिया। ठीक हम्म। है, मैं बैक टू बैक विन कर गया, लेवल उस लेवल तक पहुंच गया हूँ। तो वो फाइट इतनी बड़ी है कि वो पूरी दुनिया में लाइव दिखाई जाएगी, ठीक है। ओह। उसके अभी ये हफ्ते हम्म। 10 दिन में 4 महीने पहले से मेरे जो है ना पॉम्पलेट, मतलब मेरे कार्ड बन जाएंगे। मेरे हम्म। पूरी दुनिया के जितने भी पेजेस है WBC के, उससे मेरे जो है नाम आ जाएगा और हम्म। मेरी पिक्चर आ जाएगी। ये 4 महीने तक ये प्रमोशन चलती रहेगी, फिर 4-5 महीने बाद मेरी फाइट होगी। तो हम्म। उसके लिए मुझे एक अच्छे स्पॉन्सर की जरूरत है, क्योंकि WBC के जब टैग लगते हैं तो लोग आपको खुद आपसे कांटेक्ट करते हैं कि भाई हमारे जो है ना, हम आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं, क्योंकि इतना बड़ा ये इवेंट है। तो अच्छा। मैं चाह रहा हूँ कि भाई मुझसे कोई ये करे, ताकि मैं जो है ना अभी से इसकी तैयारी करूँ और हम पाकिस्तान के लिए टाइटल ले आऊँ। नहीं, एक और चीज़ मैं चाहता हूँ कि इस पे थोड़ी सी बात दोबारा भी कर लेते हैं। ये बताएं कि ज़ाहिर बात है इतनी बड़ी फाइट के लिए आपकी तैयारी के लिए बहुत पैसा भी चाहिए, ज़ाहिर बात है। फिर जी आपने जाना भी है, अखराजात भी आपको चाहिए। लेकिन जो तैयारी है उसको आप कैसे देखते हैं? ज़ाहिर बात है कि अल्लाह करेगा, मुझे यकीन है कि हमारे शो देख के हम आपके लिए ट्विटर पे भी आवाज़ उठाएंगे। लेकिन ये है कि कोई ना कोई स्पॉन्सर तो मिल जाएगा अगर मिलता है, लेकिन 4 महीने आपके पास टाइम है। तो अभी से जी जी आपने क्या तैयारियों पे फोकस किया है, किन किन चीज़ों का ख्याल रख रहे हैं? ज़ाहिर बात है आप मुख्तलिफ कैटेगरी से निकले हुए नौजवान हैं जो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, पीछे की तरफ मुड़ने के बजाय आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। जी जी अलहमदुलिल्लाह। जी बिल्कुल। अब मेरी जो ट्रेनिंग है वो यहाँ पर स्टार्ट हो गई है। ट्रेनिंग मतलब मैं तो ट्रेनिंग को स्किप नहीं करना मैंने। हम्म। इवन के मैं जब एयरपोर्ट पे भी था, वहाँ पे दुबई एयरपोर्ट पे, क्योंकि 12-14 घंटे की स्टे थी, वहाँ हम्म। पे भी जो है ना एक्सरसाइज के एक सेशन बना हुआ था, तो मैं वहाँ पे भी एक्सरसाइज मैंने की, क्योंकि अच्छा। अपने आप को इतना। जी जी हाँ। बिल्कुल। हम्म। तो ये है कि एक्सरसाइज और ये डाइट वगैरह तो मेरी कंटिन्यू है। लेकिन मुझे वो अगर मुझे स्पॉन्सर जल्दी मिल जाए, तो ये कि मैं उसको जो है ना और भी मतलब अपने लिए कोचेज हायर कर सकता हूँ, हाई लेवल के अच्छे जिम में मैं ज्वाइन कर सकता हूँ। अपने ऊपर जो जितने भी डाइट का खर्चा है, इसको अच्छे अच्छे डाइट में मैं प्लान ले सकता हूँ, अच्छा डाइट प्लान ले सकता हूँ, क्योंकि ये फाइट बड़ी है, इसके लिए जो है ना आपको अच्छी डाइट प्लान लेनी है। हम्म। तो अगर ये मुझे जल्दी मिल जाए, तो मैं अपने आप पे जो है ना ये जल्दी चीजें इम्प्लीमेंट कर लूँ, ताकि मैं इसके लिए तैयार रहूँ। और अभी 3-4 महीने इतना काम, ज्यादा टाइम नहीं है। लोग इसके लिए 1-1 साल लेते हैं, हम्म। 8-8 महीने, 6-6 महीने टाइम लेते हैं। लेकिन 4-5 महीने मुझे मिले, ये भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत है। मैं इसमें अपने आप को रिकवर कर लूंगा, रेडी हो जाऊंगा। और उसके लिए मुझे 3 महीने पहले थाईलैंड जाना है। वहाँ पर मैंने वहाँ भी
जो टफ ट्रेनिंग जो मेरी वहाँ पर होगी, वहाँ पे मैंने अच्छे कोच हायर करने अपने लिए। अच्छा, यानी अच्छे जी। कोच वहाँ पे हायर करने हैं और ज़ाहिर बात है पूरी तैयारी आपकी है। पाजी जाते-जाते फिर भी मैं कहूँगा कि आप जाते-जाते वही रिक्वेस्ट भी अगर आप करें, हुकूमत से भी करें, उन स्पॉन्सर को भी करें कि इस वक्त जो मुश्किलात हैं वो सारी चीज़ें अगर निपट जाएँ, क्या कहेंगे लास्टली आप क्या कहेंगे इस पे? जी, बिल्कुल मैं आपके चैनल की तवज्जो से यही कहूँगा कि भई ये इवेंट मैं अपने लिए नहीं खेल रहा हूँ, ये मुल्क के लिए, अगर मेरा नाम आए तो मैं पूरी मुल्क को रिप्रेज़ेंट कर रहा हूँ, सही हुँ, है, मेरे जेब में कुछ नहीं जा रहा है, ना हुँ, मैं कोई मुझे इधर यहाँ पे आके इतने कोई इनामात मिल रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी भी अपनी जेब से खर्च कर रहा हूँ, ठीक है? हुँ, तो ये इतना जो WBC वर्ल्ड मुay थाई का जो मेरा नाम आया हुआ है, तो ये हुँ, पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी एहसास की बात है कि एक WBC मुay थाई में भी एक ऐसा लड़का है जो प्रोफेशनल वर्ल्ड लेवल पे उसके जो है ना पाकिस्तान की फ्लैग के साथ पूरी दुनिया में इसके कार्ड छपेगा। तो इससे और बड़ी इज़्ज़त की क्या बात होगी, और जो मुझे स्पॉन्सर करेंगे लाज़मी बात है उनका टैग भी लगेगा। उनका जो है ना कार्ड भी और मेरे जो किट होगी उसपे के टैग भी लगेगा, तो इससे उनको भी फ़ायदा है। मुल्क को भी फ़ायदा है, मुझे भी फ़ायदा है और उनको भी फ़ायदा है। तो मैं चाह रहा हूँ कि इससे जो है ना मुझे सपोर्ट बहुत करें शुक्रिया और आगे जो है ना। सईद खान अफरीदी साहब जी। हमारे साथ हैं, जिस तरीके से पाकिस्तान का नाम उन्होंने मुख्तलिफ़ कैटेगरी में जो है वो रोशन किया और अभी भी आके जाके इतने बड़े इवेंट में उनकी अनाउंसमेंट हुई है। तो मेरी हुकूमत पाकिस्तान से तमाम तर वो लोग जो इस नौजवान को अगर आप स्पॉन्सर कर सकते हैं तो यकीनन ये मुल्क की खातिर आप करें। ऐसा टैलेंट, ऐसा नायाब टैलेंट जो है बहुत कम मुश्किल से मिलता है, तो आप सबकी भी सपोर्ट की ज़रूरत होती है। बहरहाल हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीपुरा, हम एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और आज का जो टॉपिक है यकीनन हम ऐसी चीज़ों के साथ जो है माशरे में वो चीज़ें जो कहीं ना कहीं माशरे के सुधार के लिए बहुत कारआमद भी साबित होती हैं, वो क्या चीज़ें हैं जो माशरती बिगाड़ का हिस्सा बनती हैं और कहीं ना कहीं वो सोसाइटी, वो माशरा कहीं ना कहीं जो सुधरने की तरफ जाता है अचानक बिगाड़ की तरफ आता है। एजुकेशन का कितना उसमें रोल है, इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे। बड़े खूबसूरत मेहमान मेरे फेवरेट हैं, आप सबके फेवरेट अब्दुल वहाब मोटिवेशनल स्पीकर हैं, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में काम भी कर चुके हैं, ज़बरदस्त किस्म का एक्सपीरियंस है टेलीविज़न, सोशल मीडिया और फिर मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़, मुख्तलिफ सरकारी नीम सरकारी इदारों में लोगों को जगाने के लिए आते हैं। तो पाजी आज गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग, बिल्कुल ठीक ठाक अमित, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग। और ज़बरदस्त क्लास का आपसे इस्लामाबाद में, ज़बरदस्त किस्म का। लेकिन बहाल काम सबने करना है। नहीं, काम तो ज़रूरी है। तो ये बताएं पाजी, मसरूफियात कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा रही हैं, एक्टिव भी थे, कुछ नए प्रोजेक्ट्स भी लेके आ रहे हो, क्या हो रहा है ज़रा बताएं हमारे नौजवानों को। अमित भाई देखें, चीज़ ये कि हम में से हर शख्स, चाहे वो नौजवान हो, मिडिल एज में हो, आखिरी पार्ट में हो, उससे पहले वाले पार्ट में हो, हर एक का फ़र्ज़ बनता है जिस मुल्क से आपने इतना कुछ हासिल किया उसको कुछ दे के भी जाएँ। यस, उसको देने का मुख्तलिफ़ तरीक़े हैं। देखें, आप अगर कहीं पढ़ा रहे हैं तो पूरी सिंसियरिटी के साथ पढ़ाएँ, बिल्कुल, पूरे कमिटमेंट, इखलास के साथ पढ़ाएँ। अगर आप डॉक्टर हैं तो अपने मरीज़ों को ट्रीट करते हुए मुस्कुराएँ, उनकी दिलजोई करें, उनको तसल्ली दें। अगर आप इंजीनियर हैं तो आप जो भी पुल बना रहे हैं, सड़कें बना रहे हैं, ऐसी बनाएं कि कम से कम 10 साल तो चले। पुल तो खैर 100 साल चले, मटेरियल में गड़बड़ ना करें, आखिरत का भी सोचें कि अल्लाह को भी जवाब देना है। इस दुनिया में जवाबदेही ख़ास तौर से जो तरक्की पजीर ममालिक होते हैं वो बहुत कम होती है, या वन वे और दी अदर वे जिगजैग से रास्ता कोई बाहर का मिल जाता है। लेकिन अल्लाह के पास कोई बचाने वाला नहीं होगा। बिल्कुल। लिहाजा जिस फील्ड में भी हैं उसमें बेहतरीन करने की कोशिश करें। ये तो मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जो बहुत ज़्यादा कमिटेड का हैं। आप उनसे बात करें कि यार कुछ माशरे के लिए क्यों नहीं करते, तो कहते हैं यार हम तो सुबह 6 बजे से लेकर रात 12 बजे तक फंसे हुए हैं। तो जो कर रहे हैं उसको पूरी नीयत इखलास के साथ करें और ये सोच के करें कि मैंने पाकिस्तान को स्ट्रॉन्ग करना है। केले के छिलके, घास फूस, रैपर्स, सिगरेट के पैकेट सड़कों पे ना फेंकें, खाली बोतलें सड़कों पे ना फेंकें, अपने गली मोहल्ले में ना फैलें, डस्टबिन में डालें, अपने शहर को साफ़ सुथरा रखें, ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं। हम शदीद क्लाइमेट नेगेटिव चेंज का शिकार हैं। इतनी ज़बरदस्त नेगेटिव चेंज है कि इस वक्त जो मौसम चल रहा है, अगस्त का मौसम जून में आ गया। जून में आ गया है। हमारे पास प्लांटेशन की बहुत ज़्यादा कमी है। हर बच्चा, हर फर्द पाकिस्तान का ये ज़िम्मा उठाए कि उसने एक पौधा लगाना है, ना सिर्फ लगाना है, उसकी देख रेख करनी है, एक तरह से एक पौधा अडॉप्ट करना है। तो ऊपर जब आते हैं ऐसे लोग जो निस्बतन वेल ऑफ हैं, उनके पास टाइम है, तो ऐसे प्लान्स बनाएं कि पाकिस्तान में जहाँ जहाँ खराबियाँ हैं उन खराबियों को दूर करें। देखें, अभी आपने बहुत अच्छा टॉपिक स्टार्ट में थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेन किया
माशरती जिम्मेदारियाँ। हमारी माशरती जिम्मेदारी है कि हमारे सड़कों पर, हमारे इर्द गिर्द, हमारे दफातर में, स्कूलों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में जो एक बेहंगम पन पाया जाता है, हर आदमी दूसरे को धक्का मार के आगे बढ़ने की कोशिश में है। हर आदमी सड़क पर नंबर 1 होना चाहता है। तो हम तरबियत करें। हमारे पास देखें बहुत एक बड़ा इशू ये है कि हमारे पास तालीम की कमी है, लेकिन जो हमारे तालीम याफ्ता लोग हैं वो भी जब माशरे में अपने रवैये का इजहार करते हैं तो ऐसा एहसास होता है कि यार ये अचानक किसी, लगता है हमने जंगल से इनको उठाया है और लाके शहरों में बसा दिया है, जिनको आप आसपास के बहुत सारी चीज़ों में जो इंसान है वो नज़र नहीं आते, बात करने में वो रुझान नज़र नहीं आता। जब आप माशरे में मुख्तलिफ खिदमात ले रहे होते हैं, लोगों से इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, उठ बैठ रहे होते हैं, तो बहुत सारी अखलाकियात की चीज़ें। मैं आपको बड़ी मज़े की बात बताता हूँ। पिछले दिनों मैंने कुछ प्रिंट आउट्स लेने थे, तो मैं एक शॉप पे गया अपने साथ की मार्केट की, और वहाँ पे भी मैं 2-3 दिन से चक्कर लगा रहा था, बड़ी मुश्किल से मिला, और मैं उससे बातचीत कर रहा था, समझा रहा था यार इतने प्रिंट्स इस तरह लो। तो एक वो सुप्रीम कोर्ट के वकील साहब जो मेरे साथ नमाज़ पढ़ते हैं अक्सर बेशतर, यंग हैं, तो सलाम दुआ मेरी रहती है उनसे, कभी कभार मुसाफा भी हो जाता है। वो दुकान में एंटर हुए, उन्होंने मुझे नज़रअंदाज तो किया, उसका मुझे कोई गिला नहीं, लेकिन वो मैं उससे बात कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ, उन्होंने इंटरफेयर करके मेरा काम पहले करो। ओए होए, मुझे बड़ा अजीब सा लगा। मैंने कहा देखो यार, ये कम से कम कुछ नहीं तो 45-50 के दरमियान बंदा है। बिल्कुल है। अच्छा, ये देख रहा है यार, ये बंदा जो खड़ा है ये तो मुझे ऑलमोस्ट दूसरी तीसरी नमाज में मिलता है, हाँ सलाम दुआ भी होती है। मेरा पहला अखलाकी काम ये था कि मैं सलाम दुआ कर लेता, चलो सलाम दुआ नहीं की, बेंट ऑफ माइंड कहीं और था। सुप्रीम कोर्ट का वकील होने के नाते से उसको सबसे पहले एहसास होना चाहिए था, जो 2 अफराद पहले से एक काम कर रहे हैं उसको वाइंड अप होने दो, पहले उसमें 2-3-4 मिनट लगते, और फिर वो कहता है यार आप फारिग हो गए तो मेरा भी काम कर दो, जो बुनियादी अखलाकियात का तकाजा है। यही रुझान, वो तो सुप्रीम कोर्ट का लॉयर है, लेकिन यही रुझान हमारे पूरे माशरे में हर बंदा इसी तरह से बिहेव कर रहा है। जहाँ जाता है वो कहता है यार बस लाइन तोड़ के पहले मेरा बिल जमा कर लो, पहले मुझे पैसे दे दो, पहले मुझे रोटी दे दो, पहले मुझे दूध दे दो, पहले मेरा काम कर दो, बाकी पूरा माशरा जाए भाड़ में। एक चीज़ जी पाजी, आप बाहर रहे हैं, थोड़े बहुत मैंने भी जगह देखी हैं, मैंने एक एलिमेंट जो देखा है सब्र का। एक लड़की आती थी, ट्रैफिक लाइट ख़राब है, मोटरसाइकिल घुमाई और सिर्फ कहाँ स्टॉप, एंड पूरा मजमा स्टॉप होके खड़ा हो जाता है जब तक वो इशारा नहीं देती है। हरन बजाना गुनाह कबीरा है, वहाँ पे गुनाह है, गाली है। एब्सोल्युटली करेक्ट। यहाँ पे मैं देखता हूँ पाजी के बेचारा ट्रैफिक वाला ना, उससे हम कई प्यार से बात करते हैं, उस बेचारे को भी इतना हो गई उसकी ट्रेनिंग कि वो भी अब प्यार से बात थोड़ी करेगा, वो भी क्योंकि रद्द-ए-अमल तो होता है। ये जो सब्र के एलिमेंट है, क्यों हम इतने उतावले हो चुके हैं हर काम में कि दूसरा जाए भाड़ में, बस मैं आगे निकल जाऊँ? अमित, आपका बहुत अच्छा सवाल है, बल्कि मैं कहूँगा ये बिल्कुल बुनियादी सवाल है और ये हर शख्स को पूछना चाहिए। देखिए, चीज़ ये होती है कि मैं जिधर भी घूमा फिरा आया गया तो मुझे, मेरे जहन में भी ये सवाल बार बार मुझसे सवाल करता था कि ये क्या है। करना सिर्फ और सिर्फ ये है कि हमने इसकी स्कूल का जो बच्चा जब दाखिल करवाते हैं वहाँ से इसकी तरबियत करनी शुरू करनी है। एक बच्चे को केजी में बाय लॉ भी हमें कह देना चाहिए, केजी में ख़बरदार किसी ने बुक मंगवाई, ख़बरदार किसी ने किसी बच्चे को पढ़ाने की कोशिश की, 2 साल आप उसको, उस बच्चे को तर्ज़ माशरत सिखाएं, ठीक है, कि 7 वेले का कैसे ख्याल करना है। अगर लंच बॉक्स खोल रहे हैं तो राइट लेफ्ट जो बैठे हुए हैं उनको पूछ रहे हैं, लंच बॉक्स में से चावल, अगर चावल हैं या रोटी है या कुछ भी है, तो उसमें से एक दाना, एक चीज़ आपके डेस्क पे नीचे नहीं गिरनी चाहिए। अगर गिर गई तो आपने ही ने उसको उठाना है, और आपने अपने हाथ, अगर टिश्यू पेपर साथ रखें, साफ़ करना है, नहीं तो आपने वॉश बेसिन में जाके करना है। आपने क्लासरूम को साफ़ रखना है, आपने हर चीज़ साफ़ रखना है। बच्चों को मॉनिटर करें कि वो एक दूसरे से कैसे बात करते हैं। अब हमारे माशरे में अच्छे वाले लगे, ओए बात सुन, ये आज से 20 साल पहले इंतहाई बदतमीज़ी का रवैया शुमार होता था, किसी को ओए कह के मुखातिब करना, लेकिन आज हो रहा है, आज हो रहा है। इसकी वजह यह है कि हमने तरबियत छोड़ दी मुकम्मल तौर पे। हमने सड़क पर चलने के आदाब नहीं बताए। हमारी सारी गाड़ियाँ ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे खड़ी होती हैं, हमारी सारी गाड़ियाँ येलो पे निकल जाती हैं या
येलो को क्रॉस करने की कोशिश करती हैं जब सिग्नल ग्रीन से येलो होकर रेड हो रहा था। हमारे एक्सीडेंट्स जो हैं उनकी 90% जो वजूहात हैं हमारे ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी ना करने की। हमारे लोग 5 मिनट कहीं पे 10 मिनट कहीं पे इंतज़ार करना मुनासिब नहीं समझते, हालांकि कोई पीछे जंग नहीं लगी होती, कोई इमरजेंसी नहीं होती है। अगर वो अपनी 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 कतार लगाएं, बारी का इंतज़ार करें, एक माशरे में ऐसा ठंडा रवैया वजूद में आएगा। दूसरी चीज़ ये है, आप किसी से फॉर एग्ज़ाम्पल आप दुकान पे गए, आपने कहा यार मुझे आधा किलो दही दे दो, आपने उससे प्यार से बात की, उसने आपको दही दिया, आपने शुक्रिया कहा, उसने कहा जी आपका भी बहुत शुक्रिया। सिर्फ ये जो 2 अल्फाज हैं ना, एक्सक्यूज़ मी, थैंक यू, शुक्रिया, ये एक और चीज़ आपने देखी होगी, मैं एक दुकानदार है, वैसे तो जारी बात है जब कुछ चीज़ें लेते हैं, मैंने उसको एक दिन बोला कि आपके पास मैं हमेशा कई दुकानें छोड़कर आपके पास आता हूँ, तो कहते क्यों? मैंने कहा हमेशा मैंने आपको देखा है कि आप स्माइली फेस होता है आपका, वो बड़ा अच्छा लगता है, बड़े प्यार से आप चीज़ें देते हैं, कस्टमर को डील करते हैं। यही चीज़ बाहर दुनिया में है, यहाँ पे जिस तलखी से जिस तरीके नहीं है भाई उधर से पूछ लो, तो आप दिल तोड़ लेते हैं किसी का। वो कहते हैं ना कि ठा दे मंदिर ठा दे मस्जिद ठा दे जो कुछ ठा दे, पर बंदे दा दिल ना ठावी दिला में रब रहना। बाबू बुल्ले शाह पाजी, इस डेप्थ तक पहुंचने के लिए कितनी ज़रूरत है, उस गहराई तक जो बुल्ले शाह जी ने रख दिया। और वो तकलीफ़ हमें पहुंचती है, जो चोट अल्फाज से आपको जो पहुंचती है, वो शायद वो ज़ख़म, वो कहते हैं ना कि वो मेरे ख्याल में मौला अली जी का कौल है, शायद मैं अगर गलत ना हूँ तो, कि वो ज़ुबान की जो चोट है वो नहीं ठीक होती फिर। एग्जैक्टली, बिल्कुल आपने बिल्कुल बजा इरशाद फरमाया। भाई लेकिन गुफ्तगू क्योंकि बड़े मज़े की है और आप मुझे बताएं कि फिर टॉपिक वसी होगा, लेकिन यासिर भाई कह रहे हैं कि भाई हमने इश्तिहार चलाने हैं, सो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, हाजिर होते हैं आपकी खिदमत में। वेलकम बैक नाज़रीन, हम एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। अब्दुल वहाब साहब आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं, बड़ी खूबसूरत बातें करते हैं और प्रैक्टिकली ख़ुद भी उस पर अमल कराते हैं और दूसरों को भी कहते हैं भैया ज़िंदगी जीनी है, थोड़े से ढंग से जियो। पाजी ढंग से जियो, जो मैंने सवाल किया मैं चाहता हूँ जी, तो यही देखिए, यही चल रहा है कि माशरे में हमने जो नज़्म व ज़ब्त छोड़ दिया, हमारे बुज़ुर्गों ने, सब ने हमें यही, मौला अली अलैहिस्सलाम का कौल आपने बताया। चले हम कहते हैं ये बहुत पुरानी बात हो गई, हम पिछले साल 100-200 साल की तरफ चले जाते हैं। अल्लामा इकबाल की जो शायरी है वो एड्रेस ही यूथ को करती है, नौजवानों को करती है, और जगह जगह नज़्म ज़ब्त, प्यार, मोहब्बत, खुदी, मुसावात, बराबरी, प्यार, टॉलरेंस, उसका दर्ज दिया। आपके कायदे आज़म मादर मिल्लत, उनका बुनियादी दर्स जो 3 स्लोगन्स हैं वो इसी के अंदर रिवॉल्व करते हैं। समहाउ ये हुआ कि ये कौम अपनी सिमत भूल गई, और सिमत भूलने में लीडर्स का बड़ा किरदार होता है। जो लीडर्स होते हैं ना, देखें लीडर का मतलब क्या है? लीडर का मतलब सिर्फ ये नहीं लीड करने वाला। जब हम कहते हैं लीड करने वाला, व्हाट डज दैट मीन? ये नहीं है कि वो एक पार्टी का सरबराह हो और पूरे मुमलिकत चलाता है। वो आपको सिमत देता है, वो आपको शऊर देता है, वो आपको तालीम देता है, वो आपके अंदर की खुदी जगाता है, वो आपको आगे आने वाले चैलेंजेस के लिए तैयार करता है, वो आपके अंदर एक जो हमीयत होती है और एक गैरत होती है, एक प्यार होता है, एक मोहब्बत होती है, एक मेहनत होती है, एक आगे बढ़ने का जज्बा होता है, एक आपके अंदर जो है जिसे हम इंग्लिश में कॉन्टेंटमेंट कहते हैं, कि मतलब आप थोड़े पे राज़ी हो जाएं। ये एक लीडर की जो खुसूसियात होती हैं वो ये होती हैं कि अपने पूरे कौम में वो ये सारे जज्बात पैदा करे, अपने रवैये से दिखाए, बड़े बड़े महलात में खुद ना रहे, छोटे से महलात में रहे। और ये आपको ईरान में सिर्फ नज़र आती है। सिर्फ ईरान दुनिया में मुसलमान ममालिक में एक ऐसा मुल्क है कि जिसका पिछला सदर वो 2 कमरों के छोटे से फ्लैट में अभी भी रहता है। जब वो सदर था तो कारपेट पे छोटा सा जेब से दस्तर निकालता था वो, और लिटरली वो 2 रोटियां 1 या 2 प्याज के साथ या कुछ 1-2 इतनी मामूली सी होती थी कि हमारा मजदूर भी कहते हैं यार ये तो बहुत ही ज़्यादा खाना है। वो सदर खाना खाया करता था, और वो खाना सदर की बीवी बना के देती थी। और अभी जो रिसेंट चल रहा है इसमें, जो ईरानी चीफ ऑफ स्टाफ और ईरानी जो जर्नैल शहीद हुए, आप यकीन के आम लोगों के साथ रह रहे थे वो
ये आम जिंदगी में थे, आम जिंदगी में थे, आम किसी लोगों के के बड़े साथ बड़े मालात नहीं रहते। हो थे, सकता बड़े है बड़े ऊपर कोई क्लर्क रह रहा हो, नीचे कोई सुपरिटेंडेंट रह रहा हो, यस, इधर कोई डिप्टी सेक्रेटरी रह रहा हो, और उसी तरह के अपार्टमेंट में वो रह रहे थे। वरना आपको पता है उनको ट्रेस करना कितना मुश्किल होता है। कितना मुश्किल होता है। तो देखें, चीज़ यही है कि हम अपने आप को कहते तो मुसलमान हैं, हम कहते तो, देखें दुनिया का कोई भी मज़हब हो, हर मज़हब वो सादगी की बात करता है, इंसानों से मोहब्बत की बात करता है, अपने इर्द गिर्द माहौल से मोहब्बत की बात करता है। हमारे अंदर जो फसाद मच गया है ना, तकरीबन हर तरफ ही मचा हुआ है। हरवीर मैं आपको बताऊं, हर जगह करीब तो करते हैं, तकरीबन हर जगह पे है। वजह उसकी सिर्फ और सिर्फ ये है, असल वजह ये है, इस दुनिया को हमने हमेशा के लिए अबदी ज़िंदगी समझ लिया है। हम ये भूल गए हैं कि ये 50, 60, 70 साल की ज़िंदगी। मैं आपको एक बड़ी, अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम है तो 1 मिनट का वाक़या है सर, ज़रूर ज़रूर। मेरी थरपारकर में पोस्टिंग थी, और थरपारकर में जब मेरी पोस्टिंग थी तो एक दफ़ा मेरे नायब कासिद ने बताया कि सही इधर एक गोरा होता है बाबा, और गोरा जो साइकिल पर आता है और वो सब्ज़ी खरीद रहा होता है और ढाटकी बोलता है। सिंधी वहाँ की रीजनल लैंग्वेज है, लेकिन ढाट की लोकल लैंग्वेज है। मैंने कहा यार ये पागल सा लड़का लगता है मुझको। मैंने उसे कह दिया जब मिले तो लेकर आना। एक दिन वो हफ्ता 10 दिन गुजरे, उसका एड्रेस कार्ड लेकर आ गया, और 2 दिन के बाद मैं सरकारी अफसर था वहाँ पे, तो अपनी जीप और ड्राइवर के साथ में रवाना हो गया। हरमीत आपको ये बताता चलूँ कि वहाँ पे नमकीन पानी, खारा पानी होता है जो पीते हैं सब लोग। वहाँ पे मीठा पानी नहीं होता, जिसको मीठा पानी कह के ज़ाया करते हैं। एक एक गाड़ी 100 गैलन पानी से धोते हैं। ये पानी वहाँ पे इतना स्केर्स है, हर एक को नहीं मिलता। खैर मैं पहुँचा तो मिचल साहब जो है लंदन के रिहायशी थे, और वहाँ चर्च ऑफ इंग्लैंड की तरफ से डिप्लॉयड थे, और पूरे थर में वो तबलीग का काम करते थे। दवाइयाँ भी देते थे, अपने लिटरेचर भी देते थे, कन्वर्जन जो कन्वर्ट करते थे, लेकिन वो दवाइयों और खुराक की असिस्टेंस के थ्रू। तो मैं बैठा वहाँ पे, मेरे अंदर का जर्नलिस्ट जागा हुआ था। मैंने पूछा यार ये मिचेल्स, तुमने सारा लंदन का उसने मुझे तस्वीरें दिखाई, महल छोड़ के यहाँ पे क्यों पड़े हुए हो? कहने लगे मोहम्मद आंसर माई क्वेश्चन। मैंने कहा बोलो। कहते हैं हाउ मेनी ईयर्स वी आर गोइंग टू लिव इन दिस वर्ल्ड। मैंने जवाब दिया, मैंने कहा 30, 40, 50, 60, 70, 80, मे बी 100, मे बी 150, मे बी द लकीस्ट पर्सन ऑन द अर्थ, मे बी 200, बट आफ्टर दैट। कहते व्हाट आफ्टर दैट? मैंने कहा आफ्टर दैट एवरीवन हैज़ टू डाई। या दिस इज़ द पॉइंट, you know, we have to die, and then we have to be answerable, we have to be accountable. So I am working for that life. उसने खैर, मैं थोड़ा सा अंग्रेज़ी, चूँकि मैंने अंग्रेज़ी मास्टर्स किया, अंग्रेज़ी बोल जाता हूँ, मुझे माफ़ कीजिएगा। नहीं, उसने तो मुझे ये चीज़ जो कही थी उर्दू में कही थी, क्योंकि उसको सिंधी बहुत परफेक्ट सिंधी आती थी, ढाट की उसकी परफेक्ट थी, और उसका जो पहनावा था वो कुर्ते और शलवार में था। अच्छा। और उसने अपनी बेटी को 8 साल की उम्र से वहाँ 16 साल का कर लिया था। उसकी बीवी जो पढ़ी लिखी थी वहीं थर में बैठ के उसको पढ़ाती थी घर में, और वो हर 2 साल के बाद छुट्टी लेके इंग्लैंड जाते थे। तो चर्च ऑफ इंग्लैंड तमाम मिशनरीज़ के लिए स्पेशल O लेवल A लेवल के एग्ज़ाम्स अरेंज किया करता था। अच्छा। इस तरह उन्होंने पढ़ाया अपने बच्चों को, लेकिन 10 साल लगाए उन्होंने थरपारकर में। अब हम में से कितने ऐसे लोग हैं कि जो ये समझते हैं अपनी आसाइशें छोड़कर किसी और, जब हम सड़क पर लड़ने पर आते हैं, जब हम छोटी सी बात पे हमारी गैरत जागती है, छोटी सी बात। कल मैंने एक वीडियो देखी, और मैं वीडियो आपको टाइम मिले तो मेरे फेसबुक पे पड़ी भी है और ट्विटर पे भी पड़ी है, जिसमें एक शख्स है जिसको पकड़ लिया जाता है, धर लिया जाता है, और ये रिसेंट ही हुआ है, और लोग मारने तुलने पे आ जाते हैं कि आप चोर हैं। वो कहते हैं मैं चोर नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं हूँ चोर। वो कहते नहीं चोर हैं आप, जेबें दिखाएं, बिठा पकड़ लेते हैं बाकायदा, और जब जेब से उठाते हैं तो एक रोटी होती है। और ये हमारे माशरे में होता है, और फिर वो मैंने देखा कि कुछ इंसानियत, शायद दर्द दिल रखने वाले वो लोग फिर रोना शुरू हो जाते हैं, माफिया मांगते हैं कि हमसे गलती हो गई। मैंने कहा शुक्र है कि हमारे मुल्क में तो होता है कि पहले मारते हैं फिर बाद में सोचते हैं। तो ये माशरे में ये जो तनाव है, जो गुस्सा है, जो फ्रस्ट्रेशन है, किस तरह कम की जा सकती है? ये देखें, इसी तरह कम की जा सकती है कि अगेन लोगों को उनकी जो एहसास है ना, उसकी तरफ राग़िब किया जाए, उन्हें बताया जाए देखो ये दुनिया में अगर तुम इस वक्त तुम्हें मुफ्त का खाना है, 4 रोटी खा लोगे, ये 4 प्लेटें बिरयानी की खा लोगे, तो ये तुम्हारे ख़िलाफ़ जाएंगी, तुम्हारे फेवर में नहीं जाएंगी। तुम थोड़ा खाओगे, अल्लाह ताला से जुड़े रहोगे,
और अल्लाह ताला से जुड़ने का मतलब ये नहीं है कि तुम 5 वक्त की नमाज़ पढ़ लो, रोज़े रख लो, कुरान पढ़ लो। अल्लाह ताला कहता है मैं हुकूकुल्लाह तो माफ़ कर सकता हूँ, हुकूकुल इबाद नहीं माफ़ कर सकता। हुकूकुल इबाद ये है कि अगर हमीद साहब का मैंने दिल दुखाया, उनके सामने बैठ के मैं खा रहा हूँ और उनको पूछ नहीं रहा हूँ, उनसे हर रोज़ मैं बदतमीज़ी कर रहा हूँ, हर रोज़ अपने आप को उनसे सुपीरियर समझ रहा हूँ, उनके पड़ोसी के तौर पे जो मेरे ऊपर हुकूक हैं वो अदा नहीं कर रहा, सिर्फ मैं उनके फ़राइज़ उनसे डिमांड कर रहा हूँ। मैं अपनी गाड़ी उनके दरवाजे के आगे खड़ी कर देता हूँ, मैं उनके हिस्से का पानी रोक लेता हूँ, मैं अपने घर का गंद उनके घर के आगे डाल देता हूँ। मैं जब भी उनसे बात करता हूँ तो ऐसे जैसे जान छुड़ाने वाले बात करता हूँ। कभी मैंने उनसे ये नहीं पूछा कि आप ठीक हैं, आपके बच्चे ठीक हैं, क्या आपकी जॉब ठीक जा रही है, मसाइल वगैरह, एवरीथिंग इज़ ओके। हम किसी से नहीं पूछे एवरीथिंग इज़ ओके। हम जाके रेस्टोरेंट्स में 15-15 हज़ार का खाना खाते हैं और टिप रखते हैं 50 रुपये या 100 रुपये। हम ये नहीं सोचते क्योंकि इन लोगों को पता ही नहीं है, इनके हमने ट्रेनिंग नहीं दी ना। मैं हर एक बंदे को ट्रेनिंग देता हूँ, देखो आप गरीब आदमी तो हो नहीं, ठीक है, 15,000 खाना खा रहे हो तो आपको उसूली तौर पे पूरी दुनिया में 10% टिप का रवाज है। आप 10% ना दो, 5% दो। अगला भी गरीब है, आपने 2 घंटे नचाया है, 15 बंदे बैठे हुए नचाते रहो, हर 2 मिनट के बाद गर्म रोटी मंगवाते हो, जो कि दुनिया में कहीं पे भी नहीं होता। गर्म रोटी चाहिए हर एक को, तो बस नहीं चलता, तंदूर में जाके बैठ जाए वहीं से रोटियाँ खाए। अच्छा, लेकिन उस गरीब को जो 2 घंटे भाग रहा होता है उसको 100 रुपये की टिप देते हैं। मैंने कई लोगों को अपने से बहुत सीनियर्स को कई दफ़ा डांटा है, लिटरली डांटा है। मैंने कहा यार आप लोग इंसान कब बनोगे? आप जो है रास्ते में केले का छिलका पड़ा है, पत्थर पड़ा है, तो आप इसको हटाते क्यों नहीं? आपको क्या जाता है? कहते हैं ये साडा कम नहीं है। मैंने कहा यार ये देखें, मैंने उसको फिर मिसाल भी दी। मैंने कहा आपके आगे बंदा जा रहा है, उसने केले का छिलका फेंका, पत्थर फेंका, आप जब गुजर रहे थे इधर से गाड़ी तेज़ गुजरी, उस पत्थर को उसने उड़ाया, आपके आके यहाँ पे लगा, उसी समय में आपका पाँव छिलके पे पड़ा, आप वहाँ से फिसले, ठीक है। मैंने कहा आपके साथ भी तो हो सकता है। अगर आप चलते हुए वो जो 2 चीज़ें पड़ी हुई हैं उसको हटा देंगे तो हो सकता है पीछे आपका बेटा आ रहा हो सकता है पीछे आपकी बेटी आ रही हो। भाजी एक और चीज़ तो यस, मैं उसको बस थोड़ा 2-4 जुमले में कंक्लूड कर दूं कि आपने बहुत अच्छा सवाल किया। इसका सिर्फ और सिर्फ हल ये है कि हम मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, मंदिर हो, चर्च हो, कुछ भी हो, हर जो हमारा खतीब है, मौलवी है, पादरी है, वो बताएं कि यार देखो नमाज पढ़ना बहुत अच्छी बात है, इबादत करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब तक इंसान के बच्चे नहीं बनोगे, अपने लोगों के हुकूक नहीं करोगे, तुम्हारे अंदर इत्मीनान भी नहीं आएगा। हरमीत मैं आपको शर्तिया कह सकता हूँ, एक दिन आप पूरा बिल्कुल लोगों से बहुत अच्छी तरह से बात करें, ईमानदारी सीखें, ईमानदारी का मुजाहरा करें, छिलके हटा दें, पत्थर हटा दें, उस रात तो आपको बहुत मीठी नींद आएगी, बहुत मीठी नींद आएगी। एक ये ऐसी आपको अंदरूनी खाना सेटिस्फैक्शन देती है चीज़ कि आपको शायद दुनिया की स्ट्रॉन्गेस्ट जो स्लीपिंग पिल है ना, वो इतनी मीठी नींद ना लेकर आए जितनी लोगों की खिदमत करने के बाद हासिल होती है। जब हर आदमी दूसरे की खिदमत में लग जाएगा, हर आदमी दूसरे के हुकूक का ख्याल करेगा, हर आदमी दूसरे को अच्छा कहेगा, गर्दानेगा, अच्छा बर्ताव करेगा, तो ऑटोमेटिकली जो रवैये हैं ना, ये रवैये ये ठीक हो जाएंगे। उसका यह हर बंदे को पता होना चाहिए, इस दुनिया में जन्नत नहीं चाहिए हमको, हमें इस दुनिया में दोज़ख दे दो लेकिन आखिरत में जन्नत दे दो। लेकिन दोज़ख जब दो तो दोज़ख में हम ऐसा बर्ताव करें, हमें फिर जन्नत की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो यहाँ पूरी करें, तो फिर ये लोग ठीक होंगे, फिर ठीक होंगे। नाज़रीन, गुफ्तगू जारी है, मज़े की गुफ्तगू है, लेकिन छोटा सा ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक नाज़रीपुरा में, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पाजी एक और चीज़, वो कहते हैं ना, हम जब आई थिंक 9th क्लास में थे, मुझे याद है कि नरमी से बोलो, हमेशा नरमी से बोलो। ये एक पोइट था, उसका नाम मैं भूल गया हूँ, शायद अगर आपको याद हो, लेकिन बरतानिया का था। उसने ये लिखा था कि नरमी से बोलने की क्या क्या फ़ायदे होते हैं। जब आप किससे बात करते हैं, जब आपका लब व लहजे में वो तलखी नहीं होती है। सो पाजी कैसे प्रैक्टिस की जाए? मैं एक चीज़ जो मैंने देखी है कि मैं यहाँ से बाहर गया, यहाँ से मैं हमेशा इन लोगों को कहता हूँ कि आप जाएँ, ज़रूर जाएँ। कुछ चीज़ों में बहुत पीछे हैं हम, यानी हम बाहर गए तो मुझे याद है कि बैशत एक वेटर मैंने काम किया, और मैं जब टेबल पे चीज़ें रखता था तो स्माइली फेस होते थे, मुझे थैंक यू बोलते थे, सर थैंक यू, आपने बहुत अच्छा खाना हमें दिया। वो चीज़ जब मैं पाकिस्तान आया और मैं पैसे शैसे कमाए, तो मुझे याद है कि मैं अपनी भांजी वगैरह सबके साथ बैठा, तो एक वेटर आया, तो मैंने उसको हमेशा की तरह सर बोला, आदत बन चुकी थी। तो मेरी भांजी छोटी सी थी, कहती मामू क्या हो गया है, अब बार बार उसको वेटर है। मैंने कहा नहीं पुत्र,
उनको अगर आप रिस्पेक्ट दोगे, यही रिस्पेक्ट मुझे मिली है तो मैंने रिस्पेक्ट देनी है। पाजी ये चीज़ मैंने सीखी बाहर से है, यहाँ से नहीं सीखी, माजरत के बिल्कुल साथ। सही, बिल्कुल चाहे मैं नहीं, माजरत की जरूरत नहीं है, हाँ, नॉर्मल जो हकीकत रुझान है इधर। मैंने एक कंप्लेंट की, एक लड़की के पास मैं गया, मुझे मॉल से कुछ चीज़ें चाहिए थी, और जब मैं गया उस लड़की ने सिर्फ स्माइली फेस से बात ना की और मुझे अच्छा नहीं लगा बाहर। मैंने कहा आपने मुझसे, मैं आपका कस्टमर हूँ, ये राइट है आपका कि मुझसे प्यार से बात करें, मुझे स्माइली फेस चाहिए। बिल्ली में मैंने जाके काउंटर पे बोला कि आप लोगों को डील करना नहीं आता है। आपको पता है कि सुबह मैं गया हूँ तो वो लड़की सामने खड़ी थी, उसने कहा सर आप स्माइली फेस के साथ माफ़ी जो है कबूल करेंगे या आप ये चाहते हैं कि मुझे यहाँ से निकाला जाए। ये होते हैं मयार उन्होंने रखे होते हैं। सही बात। तो ये चीज़ें कितनी दूर है हमसे, कैसे इसको, कितना ज़रूरी है कि स्कूल के लेवल में सिखाया जाए, बच्चों को सिखाया जाए कि उनके साथ जो मुख्तलिफ मसलकों के लोग बैठे हैं, मुख्तलिफ मज़ाहब के लोग बैठे हैं, उनसे कैसे बात की जाए। यहाँ पे जो बात हमसे होती है वो बड़ी चोट पहुँचाती है, और जिस तरह चीज़ें आप देखते हैं, इन चोट ना पहुँचाने, दिल रखने के लिए आपको कितना ग्रो करना ज़रूरी है। अलमीत, आजकल जो मल्टीनेशनल कल्चर चल रहा है, मल्टीनेशनल के कल्चर में हर बंदे पर मेहनत की जाती है। एक पूरे जो लेयर्स बनी हुई होती हैं, उस अपर लेयर का ये काम होता है, वो देखते हैं कि यार ये 10 बंदे जो हमने कस्टमर डीलिंग पे लगाए हुए हैं, क्या ये मुस्कुरा के बात करते हैं, क्या ये आउट ऑफ द वे जाके मसला हल करने की कोशिश करते हैं, क्या ये खड़े होकर इनका इस्तकबाल करते हैं, क्या ये इनसे प्यार से बात करते हैं, क्या इनसे कुछ जो भी कर्टिसी के तकाजे हैं वो पूरे करते हैं, वो चेक रखते हैं। जहाँ पे उन्हें लैप्स फील होता है उसको उनकी काउंसलिंग करते हैं, और तब जाके वो मल्टीनेशनल एक मयार के एक दर्जे पे पहुंचती है और एक पर्टिकुलर उसकी रेटिंग होती है। हमारा जो माशरा है बदकिस्मती से, अभी आपने माजरत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, मैं भी माजरत का लफ्ज़ इस्तेमाल कर लूँ तो बेहतर है। जो हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप है ना, ये डिफ़ॉल्ट पे चल रही है। मिसाल के तौर पे एक ऐसा आदमी जिसको आम जिंदगी में कुछ नहीं करना होता, पैसा बिताशा है, फिल्दे रिच है, कुछ नहीं करना होता, हुक्म चलाना होता है, जो समझ में आए वो करना होता है, वो आके गवर्नमेंट में बैठ जाता है। अब उसको पता ही नहीं है कि यार उसका काम उसी मल्टीनेशनल की जो अपर मोस्ट लेयर है, अपनी कंपनी को बेहतर बनाने के लिए तमाम स्टाफ के रवैयों को ठीक करना, उन पे चेक रखना, जहाँ पे लैप्स आए उसको वहाँ करेक्टिव मेजर्स लेना, और उसकी रेटिंग को टॉप पे लाने के लिए हर लम्हे जद्दोजहद करते रहना। इसी की तनख्वाह वो अपर मोस्ट लेयर लेती है। हमारे पास जिनका काम है वो काम अपना असल में पिछले जब से पाकिस्तान बना है नहीं कर रहा। वो समझते हैं हुकूमत का काम जो होता है सिर्फ और सिर्फ टैक्सेस लगा के आवाम का खून पसीना निचोड़ना, अपनी 4.4 थाउजेंड सीसी की जो लैंड क्रूज़र है 2-4 को मेंटेन करना, दैट्स ऑल। आवाम जिए या मरे। तो चीज़ बेसिकली यही है कि जब तक हमारा जो बेसिकली जिसका काम है गवर्नेंस मींस प्लानिंग एंड मेक पीपल रेडी फॉर दैट पर्टिकुलर फेजेस ऑफ प्लानिंग, हम वो नहीं कर रहे। तो नतीजा ये है कि हमारे स्कूल्स में तरबियत नहीं हो रही है। हमारे स्कूल्स में मैंने जिस तरह बताया ना, हमें लेजिस्लेशन तो कर लेंगे, लेकिन उसके बाद हमें राइट फ्रॉम द बिगिनिंग हमें ये फ़र्ज़ करना पड़ेगा अपने आप ऊपर, इसके ऊपर सुपरविजन की लेयर्स बिठानी पड़ेंगी। क्या वो जो केजी का बच्चा है जब वो 2 साल गुजारता है तो वो उसी तरह आगे भी बिहेव करे जिस तरह उसकी ट्रेनिंग की गई है? जो आउटलॉज हैं या वो बच्चे जो राउडी बच्चे होते हैं या नज़्म ज़ब्त तोड़ते हैं, हमें फौरी तौर पे इर्रिस्पेक्टिव उनके माँ बाप कितने वेल्दी हैं, हमें उनको करेक्टिव मेजर्स लेके ठीक करने की ज़रूरत है। हमारे माशरे में जिस लेवल पे, जहाँ पे गली में, मोहल्ले में, कंपनीज़ में, ऑफिस में हर वो बंदा जो कर्टिसी का बर्ताव नहीं कर रहा, कस्टमर डीलिंग में स्पेशली, वहाँ पे हमें सुपरविजन के बगैर हम नहीं कुछ कर सकते। ऐसे लोगों को हमें सिस्टम से पहले तो उनको परसुएट करना होगा कि वो अपने आप को ठीक कर लें, लेकिन जब हम देखते हैं कि अगर वो नहीं ठीक हो रहे, उनको बाहर निकालना होगा। हमें देखें इंडिविजुअल लेवल पे मैं तो ये आसान बात कर सकता हूँ कि जी मैं अपने आप को चेंज कर लूँ, आप अपने आप को चेंज कर लें, मगर एक ऑफिस है उसमें 10 अफराद हैं, आपने और मैंने चेंज कर लिया, 8 ने चेंज नहीं किया, क्योंकि 8 के नज़दीक उनकी अक्ल इतनी छोटी है कि ये जो जितनी हम बातें कर रही हैं उनकी अक्ल से मावर हैं। उनके नज़दीक ज़िंदगी क्या है? 3 टाइम का लेविश किस्म का खाना खाना, एयर कंडीशन में 10 घंटे सो जाना, और एक लैंड क्रूज़र
लेके घूमना, हॉर्न बजाते रहना, हर एक को अपनी इमारत शो करते रहना, हर एक के साथ बदतमीजी से पेश आना, हर एक के हुकूक गस्प करना, जहाँ लाइन लगी हो। मैं तो लैंड क्रूजर के मालिक हूँ, मैं क्यों लाइन में खड़ा हूँ? ठीक है, मैं क्यों किसी से तमीज़ से बात प्रोटोकॉल चाहिए, मैं क्यों किसी से तमीज़ से बात करूँ? हर कोई मेरा नौकर बन के रहे। तो जिस तरह जब तक हम इन रवैयों को, और जो हमारे पास हैव्स और हैव नॉट्स की जंग है ना, जो हैव्स हैं और जो पावरफुल हैं, अगर आप एक पावरफुल को अकाउंटेबल बनाते हैं तो वो माशरा सुधरता है। चाइना ने एक जनरल को 3 लाख रुपए की करप्शन में फांसी दी। चाइना में एक जनरल किसी मजदूर से भी ऊंची आवाज़ में बात नहीं कर सकता। क्यों? आपने एक सिग्नल दिया ना। सिग्नल कौन देता है? आपके माशरे की अपर मोस्ट गवर्नेंस की जो लेयर होती है, बिल्कुल वो सिग्नल देती है, वो गाइडलाइंस देती है, वो हरमीर साहब को और अब्दुल वहाब साहब को बताती है, देखो तुम जितने भी पावरफुल हो जाओ, 100 की स्पीड लिमिट है, जहाँ से 120 क्रॉस करे 120 पे आएगी, कैमरे लगाए हुए हैं हमने, हम पकड़ेंगे और तुम्हें जो है ना पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। हर पुलिसमैन को जो खड़ा हुआ है उसको इतना पावरफुल कर देते हैं आफ्टर उनकी ट्रेनिंग के बाद। ये नहीं कि आजकल के जो रंगरूट हैं इनको आप पावरफुल कर देंगे तो ये तो गदर मचा देंगे सड़कों पे। आप जिस तरह मोटरवे पुलिस है, चलिए मोटरवे पुलिस की बात करते हैं। मोटरवे पुलिस में कर्टेसी भी है, रूल से आगाही भी है, एंड दे नो ईच एंड एवरीथिंग। आप बिलीव करें, मैंने बहुत सारे इस्लामाबाद में ट्रैफिक पुलिस वालों को ऑफिशियल बाइक्स के ऊपर बगैर हेलमेट के चलते देखा। बिल्कुल देखा, कईयों को मैंने प्लेन क्लोथ्स में देखा है, जो ऑफिशियली नॉट अलाउड। आप एक आम आदमी जब मोटरसाइकिल पे हेलमेट के बगैर नहीं बैठ सकता, हाउ कम एक ट्रैफिक सार्जेंट जिसे काम रूल्स को इम्प्लीमेंट करने हैं। और बड़ी एक दफ़ा मज़े की बात हुई, मुझे एक दफ़ा पुलिस वाले ने रोका और उसने निशानदेही की कि आपने ये चीज़ गलत किया। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा सॉरी आपको इसका रूल पता है? कहेंगे जी क्या मतलब? मैंने कहा मैंने हाईवे कोड पढ़ के टेस्ट पास करके लाइसेंस लिया है, आया हूँ बस। मैंने कहा, मैंने फिर उससे मैंने काउंटर क्वेश्चन किया, मैंने कहा एक्सक्यूज़ में मुझे ये बताएं, एक चौक है, सामने से गाड़ी आ रही है, मैंने राइट टर्न करना है, तो क्या रूल है? एंड हरमीत यू विल बिलीव मी कि ही वॉज ब्लैंक अबाउट दैट एंड ही गॉट इरिटेटेड। मतलब उसे थोड़ा सा गुस्सा भी आया, और वो शो भी किया। हाँ, तो लेकिन वो मुझे असल कानून में मत सिखाएं। मुझे सामने देख चुका था कि जिस तरह की मैं बातें कर रहा था, वो समझा यार ये कोई मेरे लिए बाद में मसला ना कर दे। मुझे कहते सर आप जाएं। तो चीज़ ये जो लॉ इम्प्लीमेंट कर रहे हैं इनको खुद लॉ का नहीं पता। अब हमने केपी में फॉर एग्जांपल एक टूरिस्ट पुलिस बना दिया, टूरिस्ट फैसिलिटेशन का बना दिया। अब नेटवर्क होगा तो आप वो करेंगे ना, ऐसे ही होगा यार। करोड़ 1.5 करोड़ बंदा ये आपकी जितने नॉर्दर्न एरियाज जा रहा है, आप वहाँ पे नेटवर्क ही नहीं आपका चलता। वहाँ पे आपके पास बिजली ही नहीं है, टॉयलेट ही नहीं है। 15 मिनट के बाद बिजली आती है, 15 मिनट चली जाती है। आप होटल के रूम में एंटर होते हैं, बाथरूम जाते हैं, पता लगा सिंगल जो टैप है वॉश बेसिन वो टूटा हुआ है। आपकी खिड़की जो है वो एक टूटी हुई है, और वहाँ पे रात को हो सकता है 0 टेम्परेचर हो जाए। आप जाके उनसे बात करें, सर वो टूट गई थी कल। भाई टूट गई थी तो कब लगेगी? जी वो ऑर्डर दिया हुआ है। कहने का मकसद ये है, इस कौम को बहैसियत मजमूई एक ऐसे मेजर ओवरहॉल की ज़रूरत है। और जब आप मेजर ओवरहॉल करेंगे तो आपको एटलीस्ट इस माशरे का जो टॉप पढ़ा लिखा, एलीट की बात नहीं कर रहा मैं, जो पढ़ा लिखा ऐसा तबका जो दुनिया घूम चुका है, 200 अफराद को बिठा के उनके साथ 1 महीने के सेशंस करके आपको एक पॉलिसी फ्रेमवर्क करनी पड़ेगी। आप जब अरबों रुपए कमा रहे हैं नॉर्दर्न एरियाज़ के टूरिज़्म से, उसका 10 नहीं 20% लगा दें, 20% लगा दें उसका, मतलब सॉरी मैं कहना चाह रहा था 50% लगा दें, 50% ना लगाएं, 20% लगा दें। सड़कें आपकी माशाल्लाह काफ़ी बेहतर हैं। आप इन्वेस्ट करें कि जगह जगह डस्टबिन लगाएंगे, लोगों को समझाएंगे देखो ये दूसरों के हुकूक वायलेट ना करो, बिल्कुल ओवर स्पीडिंग ना करो, बदतमीज़ी ना करो, तमीज़ से बात करो, रेस्टोरेंट्स में बैठ के शोर ना मचाओ, जितना खाने उतना मंगाओ, लोकल कल्चर। अब मैंने वहाँ पे देखा कलाम में कुछ लड़के जो बाहर से थे, वो घुटनों से भी ऊपर नेकरें पहने घूम रहे हैं, स्लीवलेस उन्होंने बनियानी पहनी हुई है, और ठंडे मौसम में। और वहाँ कल्चर इज डिफरेंट, कल्चर इज एंटायरली डिफरेंट। वहाँ पे यार मतलब इवन अगर 3/4 आपके शॉर्ट्स भी हैं तो भी बाहर निकल थोड़ा सा आपको मायूब लगेगा। हर आदमी
हर मर्द फुली कवर्ड चल रहा है, वो स्लीव्स फोल्ड भी नहीं करते, वो भी उन्होंने फुल कल्चर ऐसा है, कल्चर ऐसा है, कल्चर ऐसा है। बिल्कुल। बच्चे तक, स्कूलों के बच्चे मैंने देखे 4-4, 5-5 साल के बच्चे, उसने वेस्ट कोट पहना हुआ है। सर पे टोपी होती है कि सर कवर रहा है। हाँ, और 4-5 साल के बच्चे ने वेस्ट कोट पहना हुआ है। वो लड़कियां जो 3-3, 4 साल की बच्ची को मैंने हेड कवर, मतलब पूरे दुपट्टा उन्होंने लपेटा हुआ होता है, पिन अप हुआ होता है। अब वहाँ उस कल्चर में आप समझ रहे हैं कि आप बहुत लिबरल हैं यार, जहाँ पे जा रहे हैं उसका कल्चर फॉलो करें, कम से कम देखें तो सही ना। यानी वो गोरे वो आते हैं यहाँ पर पहुँचते, वो अपनी स्कर्ट्स, मिनी स्कर्ट सब निकाल के वो कमीज शलवार पहन लेते हैं, लेकिन हम जो हैं हम थोड़ा सा ज़्यादा चले जाते हैं। बिल्कुल। यानी वहाँ पे आप जा रहे हैं, हुटिंग कर रहे हैं, लोगों को तंग कर रहे हैं, ये वहाँ के लोग हैं जो आपको वेलकम कर रहे हैं। एग्जैक्टली। और इतना अच्छा बर्ताव कर रहे हैं आपके साथ। आप बिलीव करें, केपी में तो मेरा जो एक्सपीरियंस सुपर नाइस एक्सपीरियंस है, वो आपको मेहमान समझ के ना, वो कहूँगा भगवान का दर्जा देते हैं। ऐसे बिल्कुल ऐसे। तो हर जगह पे, बल्कि बाज़ दफ़ा तो ऐसा होता है, आप खाना खाते हैं, चाय पीते हैं ना, अब मैं 3-4 जेबों में कहीं भी पैसे डाल देता हूँ। मैंने इधर डाला हाथ नहीं, जेब पैसे नहीं, इधर डाले पैसे नहीं, वो कहीं इधर पड़े हुए थे, तो दूसरी पॉकेट जब मैं चेक की, उसने कहा सर रहने दें। छोटा मोटा बिल नहीं था, अच्छा वाला बिल था। कह सर रहने दें। मैंने कहा क्या मतलब है? मुझे थोड़ा शौक हो, नहीं कह रहे रहने दें, क्या मतलब है? कहते सर वो पैसे कभी गिर जाते हैं, कभी ऐसा हो जाता है, कोई मसले की बात नहीं है। मैं फिर ऑर्डर, मैंने यार गिरे मुझे भी नहीं। एक नौजवान ने बताया, क्योंकि मेरा ताल्लुक भी उसी इलाके से, तो मुझे कहा कि मैं फैमिली के साथ गई और पेट्रोल पंप पे लाहौर का था कि पठानों के बारे में अजीब जी सोच थी। ये बात इसलिए कर रहे हैं कि कम से कम समझें मैं एक दूसरे को और एक दूसरे से कनेक्ट हों। तो कहते हैं कि पेट्रोल पंप पे हमने कहा कि बड़ी रश है, कहाँ जाएंगे, कहाँ सोएंगे। पेट्रोल पंप का नौजवान आया तो कहता है कहाँ से आया हो, कहाँ से, बातचीत हुई। कहता है कि मुझे कहा कि परेशान बिल्कुल नहीं होना, फैमिली को कहते हैं ये हमारी बहन बेटी आया मेरे साथ। कहते मैं हैरान हो गया, एक सादा सा नौजवान जिसके कपड़े बड़े सादे, बड़ी सादी सी बातें, लेकिन जब मैंने उसका महल देखा, जब अंदर लोगों की, उनकी फैमिली जिस तरह घुल मिल गई कि हमारे पंजाब से मेहमान आए, कहता है आज हमारे एक दूसरे के साथ रिश्ते हो गए हैं। ये कनेक्टिविटी होती है। यानी अगर हम एक दूसरे को समझें तो यकीनन हर तरह से बड़े प्यारे लोग बैठे हैं। मैं गया पाजी पंजाब, साउथ पंजाब, बिलीव मी, एक फिल्म की शूटिंग हो रही थी हमारी, और पाजी वहाँ पे एक चौधरी साहब को पता चला कि कुछ सरदार आया हुआ है। वो यकीन माने, उसने लस्सियाँ, शिष्याँ, साग सब कुछ बिछा के रख दिया दस्तखान। कहते हैं सरदारो तुसी आए हो बड़े दूर तो, ते आज तुसी साढ़े मेहमान ते हवेली तुहाडे वास्ते खुली है, जितने भी सोना चाहते सो जाओ। यानी ये चीज़ें प्रमोट करने की और उससे सीखने की जरूरत है। एग्जैक्टली। तो ये जो आप बात करें कि जो जाते हैं यहाँ से और वहाँ समझते हैं कि वी आर सो लिबरल, अभी दूसरों को कख पता नहीं है। पाजी वो उस मट्टी के बड़े बड़े लोग हैं, उन्होंने बड़े मसाइल देख के आगे देखते हैं सारी चीज़ों को। बात ये कह रहे थे, गवर्नमेंट को चाहिए कि जब इतने अरबों रुपए कमा रही है, यार इंटरनेट देने में क्या जाता है। और इंटरनेट लग्जरी नहीं है, इंटरनेट वक्त की ज़रूरत है। आप 6 अफराद गए हुए हैं, आपका एक बंदा माउंटेन लेक पर बैठा हुआ है, आप इधर बैठे हुए हैं, आपने कोऑर्डिनेट करना है, आपको इंटरनेट चाहिए। एक आपने सिर्फ एंटीना लगाना है ना, उसके अलावा बिजली, या वो जो दरियाए सवात बह रहा है उस पर आप 10 जगह 1-1 मेगावाट की टरबाइन लगाते हैं, लगा लें। चाइना से को आज आप कहें अगले दिन वो लगा देगा लाके, ठीक है, पूरा एरिया 24 घंटे की बिजली मिल जाएगी। बिल्कुल, छोटी मोटी चीज़ें हैं जो करके बहुत कुछ सुधारा जा सकता है। पाजी जाते जाते खूबसूरत सा पैगाम। मैं तो ये कहूँगा, देखें हमें से हर एक को सबसे पहले अपने मुल्क से मोहब्बत करनी चाहिए। इससे मोहब्बत के जो छोटे छोटे तकाजे हैं ना, उसको अपनी रोज़मर्रा की आदत का हिस्सा बनाएं। जिस तरह आप घर को साफ़ सुथरा रखते हैं, इसी तरह अपने मुल्क को साफ़ सुथरा रखें। जिस तरह आप घर के अफराद से प्यार मोहब्बत से बात करते हैं, प्लीज़ कह के, प्लीज़ क्या मुझे आएगा, कब मिल जाएगा, ज़रा मेरे लिए काम कर दो, उसी तरह आप अपने माहौल में जितने लोग हैं उनके साथ करें। अल्लाह ताला ने जो आपको नवाजा है उसकी कदर करें। अगर आपके पास दिन में 24 घंटे में एक वक्त की भी खाने की रोटी है तो अल्लाह का शुक्र अदा करें। दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको 2-2, 3-3 दिन में भी एक टाइम का खाना नहीं मिलता। बिल्कुल। तो अल्लाह का शुक्र, अपने आस पड़ोस लोगों का शुक्र, एहसान मंद होना लोगों का, लोगों के लिए काम करना, छोटे छोटे जो कटीसी वाली चीज़ें हैं उसको रिस्पॉन्ड करना, उससे बड़े लेवल पे जाके उसको रिस्पॉन्ड करना। बिल्कुल। इस माशरे में आप यकीन करें इतना सुधार लाएगा कि, यानी छोटी छोटी चीज़ें हैं। अब्दुल आप साहब बहुत शुक्रिया आपकी खूबसूरत बातों के लिए, बड़ी अनमोल बातें थी। और मैं समझता हूँ कि इसी तरह बातें प्रैक्टिकली लाइफ में अगर हम इन करेंगे, एहसास अगर दिल में पैदा करें किसी के दुख का, किसी की तकलीफ़ का, तो यकीन माने आप इंसानियत के आला महराज पर बैठ जाते हैं। बहरहाल उम्मीद करते हैं आपको
आज का ये प्रोग्राम पसंद आया होगा और इंशाअल्लाह हमारी आपसे मुलाकात होगी फिर नेक्स्ट वीक या उससे पहले की बात शायद, क्योंकि आपको पता है कि बीच में मुहर्रम है तो छुट्टियां भी शायद हो, लेकिन बहरहाल अपना और अपनों का, दूसरों का भी ख्याल रखें, अपना भी रखें, खुश रहें और खुश रहने दें। तो मुझे और मेरी टीम को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।